हाँ सुना। आवाज आ रही, सुना ना? Yes, sir. ओके ओके फाइन। तो पढ़ा आपने हेल्थ कुछ बेसिक्स? हाँ सर, बेसिकली व्हाट आई हैव डन, कुछ फैक्ट्स प्रिपेयर कर लिया मैंने टू स्टार्ट द क्वेश्चन, एंड देन जो रिटन टॉपिक्स, न्यूट्रिशन चैलेंज वाला हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कोविड-19 का थोड़ा सा पढ़ रही हूँ मैं अभी, एंड सम बेसिक्स, these things I have done. ओके ओके ठीक है। तो अभी इन दिस सेशन ना व्हाट विल डू इज दैट एक Yes, बेसिक sir. होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हेल्थ का, उसके कंसेप्ट्स, डायमेंशंस और इन सारी इश्यूज को भी हम करेंगे, ठीक है? तो जी सर। व्हाट यू आर सपोज टू डू कि एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ और ओके कीवर्ड्स सर। जो है ना उससे नोट करते चलना। जो जो कीवर्ड्स मैं बताऊंगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाए सब इस टॉपिक की, तो वो आप कहीं भी लिख सकते हो उस आंसर को उससे, है ना? ओके सर। स्टार्ट कर दे, ठीक है? ओके सर। कीवर्ड्स नोट करते जाना जहां आपको लगता है, और ठीक है। बाकी जो भी आपका सोर्स है उस सोर्स से आप रेफर कर सकते हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हम बहुत सारे टॉपिक्स को देखेंगे फास्ट मोड में। ठीक है सर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की, है ना? हम्म। हेल्थ है क्या है कि हेल्थ को इनिशियली लोग समझते थे कि एब्सेंस ऑफ डिजीज इज हेल्थ, बट अभी जो डिफिनेशन है हेल्थ का, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं और बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। इट्स अ मल्टी डायमेंशनल हम्म। कंसेप्ट। और इसके डिटर्मिनेंट्स भी बहुत सारे हैं। डायमेंशंस हेल्थ के क्या क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है? तो WHO डिफाइंस हेल्थ एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल, मेंटल वेलबींग, नॉट merely an absence of disease or infirmity। ठीक है? और उसमें ओके इन्होंने एक सर। और ऐड किया है, उन्होंने कहा है कि द एबिलिटी टू लिव अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, तो ये इसका फुल फुल ये डिफिनेशन है हेल्थ का। एक छोटा सा इसमें डेटा लिख सकते हो, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 ईयर इंक्रीज होती है ना, तो उससे आपको जीडीपी में 4% का ग्रोथ मिलता है। लाइफ ओके सर। एक्सपेक्टेंसी की 1% इंक्रीज होती है तो उससे जीडीपी में 4% का ग्रोथ मिलता है। तो ये तो बेसिक डिफिनेशन हेल्थ का हो गया। अब इसके अलग अलग डायमेंशन यार, एक डायमेंशन इसका सोशल डायमेंशन, एबिलिटी टू लीव अ सोशली प्रोडक्टिव लाइफ। आप अगर मेंटली इल है तो आप सोशली प्रोडक्टिव लाइफ को नहीं लीड कर सकते हैं, आपको समाज जो आउटकास्ट कर देता है। इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, अगर आप फिजिकली इल है तो यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स जो एक्टिव वर्कफोर्स है उसका पार्ट नहीं रहते, उसका यू कैन नॉट गेट अ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, और दैट एड्स टू द पॉवर्टी, और वो फिर सारी चीजें उससे होती हैं। तो सोशल है, इकोनॉमिक है, मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग क्या होता है? मेंटल वेलबींग को डिफाइन किया है WHO ने, द एबिलिटी टू लीड अ मेंटली स्टेबल लाइफ, जिसके दो मेन कंपोनेंट्स है। पहला, टू डील विद द डेली स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। पहला, कि डेली स्ट्रेस जो आपको लाइफ को होता है उसमें बिल्कुल परेशान नहीं हो जा रहे हो, एक कंपोनेंट इसका ये होता है। और सेकंड, हाँ, और सेकंड इसमें सेम चीज होता है कि टू अचीव द फुल पोटेंशियल। तो मेंटल हेल्थ में दो चीजें ध्यान रखनी है ना? एबिलिटी टू कोप अप विद द डेली स्ट्रेसेस एंड डेली रूटीन्स ऑफ द लाइफ, एंड विच इज द फुल पोटेंशियल। अचीव द फुल पोटेंशियल, है ना? अब मेंटल यस हेल्थ सर। में थोड़ी देर बाद हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? शॉर्ट में डिस्कशन लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग, कुछ इसमें कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं लोगों को, ये आजकल जो बहुत सारे न्यूज में है। एक टर्म होता है प्राइमरी हेल्थ, एक टर्म होता है यूनिवर्सल हेल्थ, एक टर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ। ये तीन टर्म्स होते हैं, ठीक है? प्राइमरी हेल्थ, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड और यूनिवर्सल हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ। है ना? यूनिवर्सल हेल्थ। अब हम ऐसा यस बोलते सर। हैं कि प्राइमरी हेल्थ इज द की टू यूनिवर्सल हेल्थ, है ना? प्राइमरी हेल्थ इज द की टू यूनिवर्सल हेल्थ, ठीक है? यस सर। अब बेसिक्स देखते हैं इसका। तो अब देखो, इंडिया में जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है ना, उसमें दो पार्टिसिपेंट है यार। गवर्नमेंट है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, और प्राइवेट सेक्टर है। अब यहाँ पे आप एक फैक्ट ध्यान रखना कि प्राइवेट सेक्टर जो है ये 70% नीड्स को मीट करता है हेल्थ केयर सिस्टम के, आपके 70% नीड्स को ओवरऑल। मतलब अगर 10 पेशेंट है देश में आपके, तो 7 उसमें सरकारी की जगह प्राइवेट में जाते हैं, 3 ही प्राइवेट में। सरकारी जाते हैं, ठीक है? यस तो सर। गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। अब आइडियली जो कॉन्स्टिट्यूशन में है आपको जो जो डिवीजन होता है आपको सब्जेक्ट्स का, तो उसमें हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट होता है। लेकिन सिंस मैंने कहा कि हेल्थ के इतने सारे डिटर्मिनेंट्स हैं और इतने सारे डायमेंशंस हैं, और उनका इम्पैक्ट भी इतनी सारी चीजों में पड़ता है, कि सेंटर हैज टू पिच इन। तो सेंटर इसलिए काफी सारी स्कीम्स चलाता है, जैसे भी हम डिस्कस करेंगे आयुष्मान भारत, ये सारी स्कीम सेंटर चलाता है और स्टेट को हेल्प करता है इस चीज में, ठीक है? इसके अलावा जो ओके सर। मेडिकल एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट होता है।
मेडिकल रिसर्च जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट होता है, और जो बाकी जो पब्लिक हेल्थ ये सभी स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे अरेंजमेंट हेल्थ सिस्टम इंडिया में अरेंजमेंट कैसे होता है। तो बेसिकली यार 3 लेवल्स आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टर्शियरी लेवल। ठीक है, अब आप Yes, सिंपल sir. से स्टार्ट करो, है ना, सिंपल आप स्टार्ट करो। एक बंदा है गांव में, वो बीमार पड़ता है ना। तो Yes. फर्स्ट जो उसका लेवल ऑफ कांटेक्ट विद द हेल्थ सिस्टम, एक हेल्थ सिस्टम बना हुआ है जिस सिस्टम से आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। वो सबसे पहले जो कांटेक्ट करता है हेल्थ सिस्टम से, दैट प्राइमरी जो लेवल ऑफ कांटेक्ट होता है, दैट इज द प्राइमरी हेल्थ। प्राइमरी हेल्थ, ठीक है, Yes, sir. ये प्राइमरी हेल्थ। इसके कंपोनेंट्स होते हैं सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, सब सेंटर एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारा शॉर्टेज है डॉक्टर का। जैसे आपको पता होगा कि डब्ल्यूएचओ कहता है कि 1 डॉक्टर होना चाहिए 1000 पॉपुलेशन पे, बट हमारे यहाँ Hmm. आपको 1 डॉक्टर जो है 1456 के आसपास ये हमारा डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट डॉक्टर्स की बात करो तो ये आपको रेशियो 1:11,000 के आसपास है। ठीक है, Okay, sir. और अगर आप सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन को मिला दो, जिसको हम आयुष बोलते हैं, आयुर्वेदा, यूनानी, ये सारी चीज, सिद्धा, होम्योपैथी, तो ये रेशियो घट के 1:900 के आसपास हो जाता है। तो यहाँ से आप एक आर्ग्यूमेंट कर सकते हो पेपर में कि इफ इंटीग्रेट द सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, तो उससे हम काफी हद तक ये जो डॉक्टर पेशेंट का स्क्यूड रेशियो है उसको हम कुछ हद तक उसको मिटिगेट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं उससे हम इफेक्टिवली। क्योंकि यार अब देखा होगा Yes, आपने कि sir. डॉक्टर गाँव में नहीं जाना चाहते काम करने के लिए, और आपको 70% जो हमारा पॉपुलेशन है वो रिसाइड करता है विलेज में ही, Hmm. है ना। तो यहाँ पे कौन काम करेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करते हैं कि यहाँ पे कंसेप्ट होता है कम्युनिटी हेल्थ केयर का। कम्युनिटी हेल्थ केयर या फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब एक घर में 50, एक गांव में 50 घर है यार, उनमें से एक इंसान को चूज कर लिया गया है ना, उसी कम्युनिटी से, जो उनकी भाषा को समझता हो, उनके लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता हो, और उसको हमने बेसिक ट्रेन कर दिया। किस चीज में ट्रेन किया हमने, बेसिक हेल्थ चीजों में, जैसे एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन कैसे देना कि भाई साफ पानी पियो। साफ पानी पियोगे आप तो फिर आपको उसमें जो डायरेक्ट डिजीजेस होती है सारी नहीं होंगी। इसमें डेटा याद रखना कि इसके अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर और ओडीएफ जो होता है ना, ये अराउंड 50,000 रुपीज पर साल बचा देता है लोगों का। ठीक है, 50,000 रुपीज सेव करता है रूरल हाउस होल्ड का। और दूसरा डेटा ये नोट करना कि इंडिया में आपको बिकॉज ऑफ हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, है ना, अराउंड 60 Yes, मिलियन sir. पीपल जो है ये पॉवर्टी में चले जाते हैं हर साल। आप देख लो इकोनॉमी को हम कैसे लिंक कर रहे हैं हेल्थ से, ऐसे हम अपने आर्ग्यूमेंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। 60 मिलियन पीपल जो है वो पॉवर्टी में चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी हम सब पे आएंगे वापस दोबारा, मैं बस एक बेस आपका तैयार कर रहा हूँ। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई शुरू में मुझे बता दे यार कि देखो ऐसे साफ पानी पीना है ना, यहाँ इस गंदगी को नहीं रखना है, एयर पोल्यूशन से बच के रखना है, बेसिक मुझे इलनेस होती है, डायरिया हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गया, सांस तेज चल रही है, तो एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि इन इन सिम्टम्स को, इन साइंस को आइडेंटिफाई करे, और आइडेंटिफाई करके कुछ बेसिक ट्रीटमेंट दे दे। अगर उसके हाथ में है तो, उसको समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता है तो इस चीज को वो रेफर करे, ऊपर रेफर करे। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये हमारा कंसेप्ट होता है सब सेंटर का। सबसे नीचे आपको सब सेंटर होता है हेल्थ सिस्टम में। ठीक है, सब सेंटर में जो है इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो है, पब्लिक इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो है, ये कहते हैं कि 3000 पॉपुलेशन इन नॉर्मल एरियाज एंड 2000 पॉपुलेशन इन हिली एंड ट्राइबल एरियाज। सॉरी, 5000 इन नॉर्मल एंड 3000 इन हिली एंड ट्राइबल। 5000 पॉपुलेशन पे नॉर्मल एरियाज में, जिसको प्लेन्स भी बोलते हैं, और 3000 आपको हिली एरिया या ट्राइबल एरिया या बैकवर्ड एरिया में एक सब सेंटर होगा। ठीक है, सब सेंटर पे Yes, sir. कौन रहेगा, हाँ, सब सेंटर पे जो जो वहाँ पे गवर्नमेंट का जो एजेंट रहता है, जो वर्कर रहता है, उसे हम बोलते हैं ANM, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ठीक है, Twice. इसको हम बेसिक चीजों को सिखा देते हैं कि आपको क्या क्या करना है इसमें। तो इसका काम क्या होता है, इसका जो ब्रॉडली काम होता है वही कंसेप्ट होता है आपको प्राइमरी हेल्थ का। मैं उसको बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो आपने समझा कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है। यू आर पुटिंग द हेल्थ इन द हैंड ऑफ द पीपल देमसेल्व्स, बिकॉज दे एंजॉय लार्ज नंबर ऑफ ट्रस्ट। उसमें ट्रस्ट उनको बहुत ज्यादा रहता है कम्युनिटी वर्कर्स पे, बिकॉज उनको पता है कि हमारे बीच का ही है ये कोई। ठीक है, Yes, sir. तो सब सेंटर हो गया, सबसे नीचे उस पे कौन रहेगा, ANM रहेंगी वहां पे, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। और एक वर्कर रहता है उसको बोलते हैं मल्टीपर्पस वर्कर मेल, ये मेल रहता है उसको बोलते हैं मल्टीपर्पस वर्कर मेल। और एक लेडी रहती है उसको बोलते हैं ANM। ठीक है, Hmm. इसके अलावा जो ICDS है हमारा, ICDS जो हमारा स्कीम है, इसके थ्रू एक वर्कर रहती है उसको हम आंगनबाड़ी वर्कर बोलते हैं। ठीक है, Hmm. और जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है, इसकी जो तुमको सोल फंक्शनरी है उसको हम आशा बोलते हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट।
तो ये 3 लोग जो है आप देख रहे हो, ये सब कम्युनिटी से निकल कर आए हैं लोग, ये दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड। इनके रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं कि कोई 10वीं क्लास तक पढ़ा होना चाहिए, कोई 8th क्लास तक पढ़ा होना चाहिए, बट द थिंग इज कि ये उसी विलेज की होनी चाहिए। शी एंजॉयज हाई लेवल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। और इसको हम बेसिक ट्रेन करते हैं कि यार आपको प्राइमरी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो फिर प्राइमरी हेल्थ है क्या, ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द पेशेंट या फिर ऑफ द पीपल विद द हेल्थ सिस्टम। अब एक टर्म होता है मेडिकल केयर। मेडिकल केयर क्या होता है? जो एडवाइस डॉक्टर पेशेंट को देता है वो मेडिकल केयर होता है, ठीक है। एक टर्म होता है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में सारे फंक्शनरी आ जाते हैं, डॉक्टर, कंपाउंडर, लैब टेक्नीशियंस, जो आपको काउंसलर्स होते हैं, जो आपको सारे, जो आप समझ रहे हो, जितने लोग डॉक्टर के अलावा जो होते हैं, सैनिटेशन वाले भी उसका पार्ट हो जाते हैं। इसलिए हमने वर्ड देखा होगा, आपने कोविड में हमने हेल्थ केयर वर्कर्स यूज किया था वर्ड, उसमें वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड डॉक्टर्स बार बार। सारे हेल्थ केयर वर्कर्स उसका पार्ट होते हैं, ठीक है। Okay, sir. अब पेशेंट आया आपके पास, सब सेंटर पे आया, वहां पे क्या किया जाता है? वहां पे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। क्या क्या चीज देखता है हेल्थ केयर? तो उसमें पहला कंपोनेंट होता है उसमें इक्विटी। इक्विटी मतलब कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक शहर में बहुत ज्यादा आपको सब सेंटर, या आपको एक एक जगह पे बहुत ज्यादा सब सेंटर पीएचसी है, दूसरी जगह पे कोई नहीं है। अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा हॉस्पिटल है, रूरल एरियाज में नहीं हॉस्पिटल है, तो इक्विटेबल नहीं है ना ये। तो यहाँ पे इक्विटी होता है, इक्वालिटी नहीं, इक्विटी। इक्विटी आप डिफरेंस समझते होगे दोनों में, ठीक है। Yes, पहला sir. इक्विटी होता है। दूसरा इसमें कंसेप्ट होता है इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का। इसलिए इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन बिकॉज हेल्थ, मैंने कहा कि इसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं और डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं। मतलब ये है यार कि अगर आपके यहाँ साफ पानी नहीं आ रहा है, आप बीमार पड़ जाओगे। तो साफ पानी से मतलब हो गया सैनिटेशन, है ना। सैनिटेशन हेल्थ से रिलेटेड है। स्कूल की टीचर, उसको पता ही नहीं कि बच्चों को क्या बताना है, कि क्या खाना है तुम्हें, कैसे रहना है। या फिर आपको उसको कोई नॉर्मल गांव में लेडी, उसको ये नहीं पता है कि भाई मदर को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराना, बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना है। तो उस केस में बच्चा बीमार पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा एजुकेशन, एजुकेशन आ गया ना यहाँ पे। तो सैनिटेशन, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, एयर पोल्यूशन, ये सारी चीजें जो है ये मिलके आपको हेल्थ को डिटरमाइन कर रही है। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स है हेल्थ के। कोई बंदा बहुत गरीब है, वो इतना पुअर है कि वो जा ही नहीं पा रहा हेल्थ सिस्टम के पास, पोवर्टी की वजह से अपने, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया? इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट हो गया। आप समझ रहे हो? अगर वो गरीब है, वो हेल्थ सिस्टम को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, तो ये इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट हो गया हेल्थ का। आप देखोगे मेट्रो सिटीज में अच्छा रहते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स, बिकॉज वहाँ पे लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी रहती है, वो जाके हेल्थ केयर को अवेल कर पाते हैं। तो ये सब डिटर्मिनेंट्स है जो हेल्थ को डिटरमाइन कर रहे हैं, है ना। सोशल डिटर्मिनेंट्स है, आपको इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। तो एक तो इसमें कंसेप्ट हो गया, पहला हमारा कंसेप्ट ऑफ इक्विटी हो गया। दूसरा हमारा इसमें कंसेप्ट हो गया कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि सारे सेक्टर्स मिलके काम करेंगे तो बेस्ट हेल्थ आउटकम मिलेगा हमें, ठीक है। आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. हाँ, बोलते रहना बीच बीच में, है ना। Okay. यस यस, जहाँ भी नहीं समझ में आएगा वहां रोक के मुझे बता देना, है ना, जहाँ पे भी डाउट होता कुछ भी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम बाद में ठीक है लेंगे। सर. थर्ड कंसेप्ट इसमें होता है यार आपको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो मैंने आपको बताया कि इसमें यार, नीतीश इज नॉट गेटिंग द ऑडियो। नीतीश ऑडियो ज्वाइन करो, वहां पे नीचे देखो ऑप्शन आएगा एक, जहाँ पे आपका लेफ्ट माइक दिख रहा साइड है, में. लेफ्ट साइड में। शुड आई स्टार्ट? ऑडिबल नीतीश? नीतीश, just let me know if I'm audible. चलो ठीक है। नीतीश, हाँ, फाइन फाइन। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, जहाँ भी डाउट होगा वहां पे यू कैन रिस्पॉन्ड या यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। ओके। ओके, तो अब इसमें यार कुछ एलिमेंट्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के,
है ना, उसको आप एलिमेंट्स निमोनिक से भी याद रख सकते हैं। तो इसमें ई से एजुकेशन होता है, हेल्थ एजुकेशन, बिकॉज हमने देखा कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। ठीक है। एल से होता है लोकल एंडेमिक डिजीज। अब आपको बहुत सारे एरियाज होते हैं वहाँ पे कुछ लोकल डिजीज हो, जैसे काला आजार आपको कहीं पे बहुत कॉमन होता है। यूपी में आप देखोगे जैपनीज इनकेफ्लाइटिस का केस बहुत ज्यादा आ जाता है जब आपको रेनी सीजन होता है उस समय। बिहार में आपने सुना होगा एईएस, सुना होगा आप लोगों ने कि एक्यूट इनकेफ्लाइटिस सिंड्रोम हो जाता है लीची वीची के खाने से, उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं। तो ये लोकल एंडेमिक डिजीज को ट्रीट करना, और ट्रीट करने से इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ऐसा भी बहुत बार होता है कि पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आता है तो बहुत लेट आता है, तो सिंपल सिंपल बीमारियों से जिससे किसी की मौत होती थी 50 साल पहले, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस ऐसी चीजें हो जाती हैं कि पेशेंट उससे एक्सपायर कर जाता है, बिकॉज देयर इज नोबडी जो उस साइंस को आइडेंटिफाई करे और वहां पे उनको रेफर कर सके। ठीक है। तो इसमें एजुकेशन हो गया, लोकल एंडेमिक डिजीज हो गया, रूटीन इम्यूनाइजेशन, ये सारा काम होता है आपको एएनएम वर्कर का, इम्यूनाइजेशन के लिए प्रमोट करना बच्चों को। बेसिक जो इम्यूनाइजेशन हमारा शेड्यूल आपने पढ़ा होगा इंद्रधनुष या मॉडिफाइड इंद्रधनुष जो होता है। इसका इसमें होता है एमसीएच। एमसीएच मतलब होता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। इसमें मैटरनल हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाता है कि भाई जो भी औरत है वो प्रेग्नेंट हो रही है या फिर प्रेगनेंसी से पहले इलेक्टेड जो आपको एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनको ये काउंसलिंग करते हैं कि देखो यार, आप शादी के बाद प्रॉपर स्पेसिंग रखना बच्चों में, प्रॉपर टाइम रखना बच्चों में, ताकि आपका एडिक्वेट वेट गेन हो, ये खाना खाना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। एक बार आप प्रेग्नेंट हो जाए तो आपको जाके रजिस्टर करना है गवर्नमेंट के साथ। स्कीम्स आपने पढ़ा होगा, मातृवंदना योजना होता है ना, मातृत्व सहयोग अभियान होता है। इन सभी स्कीम्स के बारे में अवेयर करना, उनको मोबिलाइज करना, इंश्योर करना कि वो बेसिक आपको एएनसी विजिट, जिसको हम एंटीनेटल विजिट बोलते हैं, उन विजिट्स पे जाएं, अपना बेसिक चेकअप कराएं। सबका एम पता क्या है? प्रिवेंटिव हेल्थ है। सबका हेल्थ एम क्या है? प्रिवेंटिव हेल्थ है, कि हम जल्दी से जल्दी अर्ली स्टेज में किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और उसको हम सॉल्व कर सकें। इसके बाद इसमें होता है सैनिटेशन, होता है हाइजीन, होता है, ये सारी चीजें मतलब बेसिक आप समझ रहे हो, जितने भी आपको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं इस पे काम करना। ये काम किसका होता है? आपको सब सेंटर पे होता है, जो एएनएम होती है उनका, और मल्टीपर्पज जो वर्कर होता है मेल उनका। इसके अलावा मल्टीपर्पज वर्कर जो होता है ये साथ में मलेरिया की स्लाइड ये सभी कलेक्ट करता है पेशेंट से, या फिर आपको टीबी के जो स्प्यूटम सैंपल ये सारे होते हैं हेल्थ प्रोग्राम्स के, ये सब इसका काम होता है मल्टीपर्पज वर्कर मेल का। अब सब सेंटर पे पेशेंट आया, वहां कुछ समझ में नहीं आया आंगनवाड़ी ये एएनएम वर्कर को, तो ये क्या करेगी? ये आपको पेशेंट को भेजेगी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, है ना। वहां पे एक डॉक्टर रहता है, तो पीएचसी इज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे डॉक्टर से कांटेक्ट होता है पेशेंट का। ठीक है। वहां पे एक मेडिकल ऑफिसर रहता है, जिसको हम डॉक्टर जो होता है उसको मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं। और वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज रहती हैं, जैसे एक्सरे वैक्सरे की फैसिलिटी हो गई कहीं पे, जहाँ अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम है, जहाँ पे लोग अवेयर हैं। वहाँ पे लैब की फैसिलिटी रहती है, बेसिक जांच करेगा वो, खून की जांच करेगा, यूरिन सैंपल, स्टूल सैंपल, ये सारी चीजों की बेसिक फैसिलिटी होती है पीएचसी पे। ठीक है। मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो ये जो दो चीजें होती है प्राइमरी लेवल बनाती है हेल्थ का, है ना, सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। इसके बाद आपको क्या होता है, यहाँ से अगर डॉक्टर को नहीं समझ में आया, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर जो होते हैं वो प्लेन ग्रेजुएट होते हैं, है ना, दे आर नॉट स्पेशलिस्ट। यहाँ से अगर डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो जाएगा आपको फर्स्ट रेफरल सेंटर पे, जो कि है आपको सेकेंडरी हमारा जो लेवल है, जिसपे आपको आता है सीएचसी। सीएचसी क्या होगा? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। या फिर बहुत सारे बुक्स बोलते हैं कि यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी इसका पार्ट होते हैं। ठीक है। वो जाएगा यहाँ से सीएचसी पे। सीएचसी पे स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे ऑब्स्टेट्रिशियन होती है जो आपको औरतों की सारी बीमारियों को देखते हैं, पीडियाट्रिशियंस होते हैं जो कि आपको बच्चों के बीमारियों को देखते हैं, सर्जन्स होते हैं, मेडिसिन एक्सपर्ट्स होते हैं, फिजिशियंस जो होते हैं एमडी मेडिसिन, ये लोग सीएचसी पे बैठे होते हैं। अब कोई केस है जो इनके भी समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज वो और ऊपर चली जाती है, वो हो गया टर्शरी लेवल हो गया, जिसको हम बोलेंगे सेकंड रेफरल यूनिट, है ना। फर्स्ट रेफरल यूनिट हो गया सीएचसी, सेकंड रेफरल यूनिट हो गया आपको टर्शरी। इसमें आपको क्या हो जाएगा? इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स हो जाते हैं, जहाँ सारे डिपार्टमेंट के लोग मिलेंगे। मेरे पास आया पेशेंट प्रॉब्लम लेके अपने आई का, मैंने आई में उसको देखा कि अरे यार इसको तो ब्लड प्रेशर की भी बीमारी है, तो मैं इसको तुरंत भेज दूंगा मेडिसिन वाले के पास। मेडिसिन वाले के पास गया, उसने देखा अरे इसको तो यार कोई तरह का स्टोन बना हुआ है किडनी में, उससे इसका बीपी बढ़ रहा है, तो वो उसको भेज देगा सर्जन के पास। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे सारे ऑप्शंस रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्पेशलिस्ट एक छत के नीचे बैठे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, फिर आपको मेडिकल कॉलेजेस हो गए, या आपको सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स हो गए, जहाँ पे आपको सुपर स्पेशलिस्ट बैठे, जैसे यूरो सर्जन हो गए, न्यूरो सर्जन हो गए, गैस्ट्रो के एक्सपर्ट्स हो गए। तो ये हमारा 3 लेवल है हेल्थ के डिलीवरी सिस्टम का। इसमें स्टैंडर्ड्स क्या है कि 5,000 3,000 हमारा होता है सब सेंटर के लिए। ठीक है। 30,000 और 20,000। 30,000 इज फॉर प्लेन एरिया एंड 20,000 इज फॉर हिली एरिया, ट्राइबल एरिया एंड बैकवर्ड एरियाज। ये होता है हमारा पीएचसी के लिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए। और एक पीएचसी के अंदर लगभग आपको 4 से 6 सब सेंटर आते हैं। ठीक है। सब सेंटर पेशेंट कहाँ रेफर करेगा? पीएचसी पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। पीएचसी के बाद अगला लेवल हमने देखा सीएचसी। सीएचसी जो होता है वो 1,20,000 पॉपुलेशन इन आपको प्लेन्स एंड 80,000 पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज। ठीक है।
यहाँ इस पॉपुलेशन को केटर करता है, यहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं और 3 से 4 पीएचसी जो होते हैं एक सीएचसी के अंडर आते हैं। इसके ऊपर का सेंटर जो है हमारा वो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या फिर आपको मेडिकल कॉलेजेस हैं या सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स हैं। तो ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम प्रॉब्लम देखेंगे, हेल्थ सेक्टर की प्रॉब्लम क्या क्या है, एक फास्ट बोर्ड में देखेंगे। तो इसको आप ऐसे याद करो, सबसे पहले यार इसमें एसेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है। एसेसिबिलिटी की प्रॉब्लम की बहुत जगहों पे आपको मेडिकल आपको फंक्शनल पीएचसीज या सीएचसी सब सेंटर्स नहीं है। आपको पता है कि 70% आपको इंडिया जो है रूरल है इंडिया हमारा, बट आपको जान के ताजुब होगा कि ओनली 30% हॉस्पिटल्स ऑफ द कंट्री या आपको हेल्थ सेंटर्स ऑफ द कंट्री आर इन रूरल एरिया, 70% अर्बन एरियाज में है। तो दिस अगेंस्ट इक्विटी ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एसेसिबिलिटी, दूसरा होता है अवेलेबिलिटी। अब एसेसिबल तो है, आप गए वहां पे दिखाने के लिए, पता चला वहां पे कोई है ही नहीं, ताला लगा हुआ, वहां पे बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रही, दवाइयां नहीं है, कोई यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। तो अवेलेबिलिटी इसमें होना चाहिए। थर्ड इसमें कंसेप्ट आता है आपको एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी क्या होता है, आपने एथिक्स में भी पढ़ा होगा कि कोई भी आप मैसेज देते हो किसी भी इंसान को, तो वो मैसेज बिटवीन जोन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड जोन ऑफ रिजेक्शन के बीच में होना चाहिए, मतलब वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए ट्रीटमेंट। अब कोई वहां पे वेजिटेरियन बंदा है, उसको आपने बोल दिया कि सुबह शाम आपको अंडा खाना है, वो नहीं खाएगा। आपने उसको बोल दिया चिकन सूप पीना है, वो नहीं पिएगा। तो वो चीज एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी कहाँ से आएगी, एक्सेप्टेबिलिटी तभी आएगी जब आपके कम्युनिटी के बीच का कोई वहां पे काम कर रहा हो। यही कंसेप्ट होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, जो मैंने बताया ना पीछे, जो आपको एएनएम होती है उसी गांव से लिया जाता है इन लोगों को। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है अफोर्डेबिलिटी, है ना। अफोर्डेबिलिटी जो टर्म है ये आपको कह रहा है कि देखो, एक टर्म होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है इंश्योरेंस से, है ना। अगर मैं डॉक्टर के पास गया और मेरा 100 रुपए का बिल आता है और उस 100 रुपए में से 100 रुपए मुझे अपने पास से देना पड़ रहा है पूरा का पूरा, तो ये मेरे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास इंश्योरेंस है किसी चीज के लिए, तो वो मेरे पास से पैसा नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना, ग्लोबल एवरेज है 18% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का ग्लोबल एवरेज है 18%। ठीक है, मतलब हेल्थ में 18 रुपए ही लगते हैं ग्लोबली इंसान के पॉकेट से जो जाता है पैसा। बट हमारे यहाँ ये आपको 60% के आसपास है। कितना, 60% के आसपास। और मैंने कहा इसी वजह से आपको अराउंड 60 मिलियन पीपल जो है हमारे देश में, दे आर बीइंग पुश्ड इनटू poverty every year because of catastrophic medical expenditures, बिकॉज ऑफ कैटास्ट्रॉफिक मेडिकल एक्सपेंडिचर्स। तो अफोर्डेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब क्या क्या इसके लिए किया जा रहा है, ये तो प्रॉब्लम आप ब्रॉडली समझ गए, है ना। इसका बाद हम एक एक लेवल पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम। पीएचसी की क्या प्रॉब्लम है, पीएचसी की प्रॉब्लम है सबसे पहले यार कि वहाँ पे लैक ऑफ डॉक्टर्स है ना। लैक ऑफ डॉक्टर्स है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ फैसिलिटीज है, लैक ऑफ ड्रग्स है, नॉन फंक्शनिंग आपको लेबोरेटरीज है ना, नॉन फंक्शनिंग डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स है वहाँ पे, एक्सरे, ये सब चीजें नहीं है। ये सब बेसिक प्रॉब्लम है पीएचसी की। सीएचसी की प्रॉब्लम क्या है यार कि वहाँ पे आपको शॉर्टेज है स्पेशलिस्ट का, अराउंड 70% सीएचसी जैसे जहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं है। तो हमने कहा ना कि रेफरल सिस्टम है यार। अब सब सेंटर पे पेशेंट आया, उसको समझ में नहीं आया, पीएचसी के पास भेजा, वहाँ डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आया, उन्होंने सीएचसी के पास भेजा। अब सीएचसी पे भेज दिया, वहाँ पे प्रॉब्लम है कि भाई सीएचसी पे डॉक्टर है ही नहीं। एक चीज ये है। दूसरा क्या है कि डॉक्टर यहाँ सीएचसी में मैंने कहा कि स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना, स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वहाँ पे टीम होनी चाहिए डॉक्टर्स की। अब एक वहाँ पे औरत आई, उसको पेट में दर्द हो रहा है, देखा आपने, आपको क्लिनिकली आपने डायग्नोस किया कि इसका अपेंडिक्स जो है रप्चर हो गया है। आप उसको खोलोगे, उसको ट्रीट करोगे, लेकिन उसके लिए आपको एनेस्थेटिस्ट चाहिए वहाँ पे बेसिक। अब एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर है ही नहीं, सिर्फ सर्जन है वहाँ पे, वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे जाओ शहर लेके जाओ। और जब तक पेशेंट शहर जाएगा तब तक रास्ते में वो कोलैप्स कर जाएगा। ये दूसरा पॉइंट है ना। तीसरा पॉइंट इसमें यही सारी चीजें कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब चीजों की कमी होती है। तो ये सब एक बेसिक लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है हेल्थ केयर सिस्टम पे, ये है। दूसरा प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है, दूसरा हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि आपको 60% डिजीज लोड अभी के समय में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का है। एक टर्म होता है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी मतलब होता है कि डिपार्चर फ्रॉम द स्टेट ऑफ हेल्थ। और दूसरा टर्म होता है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु, मतलब कि आप उस डिजीज से कितने लोग मर रहे हैं। इसके अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, वो आपके काम का नहीं है। रफली रफली आप ये समझ लो। अब जो 60% मॉर्बिडिटी है इंडिया में यार, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज है जिसका आपको मल्टीफैक्टोरियल ओरिजिन रहता है। जैसे आपको डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये सब नॉन इन्फेक्शियस एजेंट से होता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, एक बैक्टीरिया ने है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसने आपको इन्फेक्ट कर दिया, आपको टीबी हो गया। कोविड है, कोरोना वायरस आपके शरीर में आ गया, आपको कोविड हो गया, आप बाकी लोगों को दे सकते हो, इन्फेक्ट कर सकते हो। ये सब होते हैं आपको इन्फेक्शियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज, जो कम्युनिकेट होते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे में। दूसरे डिजीज होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें आपको मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। जैसे आपको डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक मतलब जो लकवा मार देता है ना। उसके बाद आपको इसमें हो गया कैंसर्स हो गए, है ना। ये सारी चीजें इसमें इसका पार्ट होती हैं। अब 60% मॉर्बिडिटी आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का है। और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं एएनएम, यहाँ पे जो बैठे हैं सब सेंटर पे लोग, या पीएचसी पे जो लोग बैठे हैं, वो स्क्रीन ही नहीं करना जानते हैं, बेसिक स्क्रीनिंग नहीं पता उनको।
कि ब्लड प्रेशर कैसे लेना है आपको, बीपी अगर पहले आप लेके आप डायग्नोज करते हो कि यार इसका बीपी ज्यादा है तो आप उसको ऊपर भेज सकते हो ट्रीटमेंट के लिए। तो एक चीज ये है जो कि ग्रॉसली इग्नोर्ड है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे, कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है इसकी स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही है। और मैंने बताया कि स्क्रीनिंग आप जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी उसके उतने अच्छा आउटकम से उसके मिलते हैं। थर्ड क्या है कि डिसप्रपोर्शनेट फोकस ऑन द एमसीएच, सारा फोकस इनका ही पे रहता है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन डिसप्रपोर्शनेट फोकस है ना। तो ये सब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है इस लेवल पे। अब क्या क्या सरकार इसके लिए कर रही है ना। तो पहला बात करते हैं एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको पता होगा कि एक आपको प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है ना, जिसमें आपको एम्स को ओपन किया जा रहा है पहले, जिससे कि रीजनल इम्बैलेंसेस को सॉल्व किया जाए। अब एक बिहार का आपको गांव का बंदा है, उसको सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट चाहिए, उसके उसको दिल्ली आना पड़ता है या लखनऊ जाना पड़ता है। अब क्या, गोरखपुर में एम्स ओपन हो गया है, तो अब वो गोरखपुर में जाके दिखा सकता है। तो इससे रीजनल इम्बैलेंस जो है ये सॉल्व हो पा रहा है प्रॉब्लम। इसी का एक और भी कंपोनेंट है कि मेडिकल कॉलेजेस में हमें सीट्स को बढ़ाना है, जहाँ 100 सीट है वहाँ पे 150 सीट कर दो, जहाँ 150 सीट्स है वहाँ पे 200 सीट्स कर दो। तो इससे आपको नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो है वो धीरे धीरे ज्यादा निकलेंगे। थर्ड है कि आपने पढ़ा होगा बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में, कि पीपीपी मॉडल्स में हमें मेडिकल कॉलेजेस को एस्टेब्लिश करना है। मेडिकल कॉलेजेस को हमें एस्टेब्लिश करना है, मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा से ज्यादा एस्टेब्लिश होंगे, उससे भी रीजनल इम्बैलेंस दूर होगा, इजंट इट। ठीक है। इसके बाद क्या है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हमें मेडिकल कॉलेज में चेंज करना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑलरेडी बैकबोन है सारे डिपार्टमेंट से, बस वहाँ पे फैकल्टी को लाइए, बच्चों को लाइए और वहाँ पढ़ाना शुरू करिए, धीरे धीरे उस जगह का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये किया गया एक्सेसिबिलिटी के लिए और अवेलेबिलिटी के लिए। ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी के लिए हमने कहा है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करते हैं। जैसे ट्राइबल एरियाज में हम ट्राई करते हैं कि ट्राइबल एरिया का ही कोई बंदा रहे जो कि वहाँ पे आशा रहे, आंगनबाड़ी रहे, या आपको एएनएम रहे, ये सारी चीजें रहे, ताकि वो लोकल जो कल्चर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताए। अब जैसे वेजिटेरियन लोग हैं तो उनको बोले कि भाई दाल पियो, सोयाबीन खाओ, जिससे आपको प्रोटीन्स मिले, रादर देन सेइंग देम कि भाई यू गो फॉर अ चिकन मील और समथिंग लाइक दैट। अब बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी की। यार सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है अफोर्डेबिलिटी का। अफोर्डेबिलिटी का चैलेंज क्यों है, इसलिए चैलेंज है क्योंकि 70% हेल्थ केयर नीड्स को मीट कर रहा है प्राइवेट सेक्टर, एंड प्राइवेट सेक्टर इज बेसिकली वही है कि भाई प्रॉफिट ड्रिवन होता है, बेसिक मोटिव उनका, है ना। जबकि आपका जो गवर्नमेंट, जो हमारा देश है, इट्स वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट जो होता है वो प्रॉफिट ड्रिवन नहीं होता, उसके उसको सब चीज का ध्यान रखना पड़ता है ना। तो 70% नीड्स प्राइवेट मीट कर रहा है, 30% नीड को गवर्नमेंट मीट कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि हेल्थ पे जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो सेंटर और स्टेट का एक्सपेंडिचर मिलाकर ओनली 1.4% ऑफ द जीडीपी है, जो कि कुछ साल पहले तक इट वाज जस्ट अराउंड 1.12% ऑफ द जीडीपी। ठीक है। डब्ल्यू एच ओ कहता है कि दिस परसेंट शुड बी एटलीस्ट 6 to 8% होना चाहिए ये, है ना। 6 to 8% जीडीपी जब तक एक्सपेंडिचर नहीं करेगा गवर्नमेंट, तब तक आप एक अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब इसके लिए क्या किया गया, तो इसके लिए सबसे पहले आपको है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत है, इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा है आपको जन औषधि केंद्र। तीसरा आपको अमृत फार्मेसीज। अमृत फार्मेसीज। तो हमने कंसेप्ट ऑफ हेल्थ देख लिया, हमने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम देख लिया, हमने चैलेंजेस ऑफ हेल्थ केयर देख लिया। अब हम बात करते हैं आयुष्मान भारत की, है ना। तो आयुष्मान भारत में क्या कंसेप्ट है यार, कि इसमें ब्रॉडली आपको नेशनल हेल्थ जो पॉलिसी है 2017 में जो आई थी, जिसमें अलग अलग वर्टिकल्स थे कि भाई कम्युनिकेबल डिजीज के हमको इंसिडेंस को 1/4 कर देना है 2025 तक। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को 1/4 कर देना 1025 तक। कम्युनिकेबल डिजीज में हमें ट्यूबरकुलोसिस को, मलेरिया को, इन सब के इंसिडेंस को कम करना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हमें 67 से बढ़ा के 70 ईयर्स कर देना है। जो जीडीपी पे एक्सपेंडिचर है हमारा प्रेजेंट जो है, उससे हमें बढ़ा के 2.5% कर देना है ना, जीडीपी का बाय 2025। उसमें ये भी लिखा था कि हमें प्राइवेट सेक्टर का एक जनरस हेल्प लेना है, बिकॉज आपको पता है कि 70% हेल्थ नीड्स प्राइवेट सेक्टर ही मीट कर रहा है। तो 70% नीड को आप अचानक से नहीं खत्म कर सकते, तो आप उनका एक हेल्प लो, पीपीपी मॉडल जो आप हेल्थ में यूज करना चाहते हो। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत को कंसेप्चुलाइज किया गया था। आयुष्मान भारत जो है ये बिगर टर्म है, इसके दो कंपोनेंट्स है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और दूसरा है आपको जन आरोग्य योजना। अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, इसकी यहीं पे कंसेप्ट आ जाता है आपको। प्राइमरी हेल्थ आप लोग समझ गए थे, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये वो होता है जो कि अफोर्डेबल हो, एसेसिबल हो, एक्सेप्टेबल हो, है ना। इसी में एक टर्म आ जाता है यूनिवर्सल हेल्थ का। यूनिवर्सल हेल्थ क्या होता है, यूनिवर्सल हेल्थ इज अ हेल्थ सर्विस विच इज अवेलेबल टू एवरीवन, मतलब कि ये नॉन एक्सक्लूजनरी होता है ना, इक्विटेबल होता है, और ये सबको अवेलेबल होता है ऑल द टाइम्स, मतलब कि ये एसेसिबल भी है ना। और इसमें सबसे कीवर्ड क्या होता है, विदाउट पुटिंग एनी फाइनेंशियल हार्डशिप्स, विदाउट पुटिंग एनी फाइनेंशियल हार्डशिप्स।
कि कोई पेशेंट पे फाइनेंशियल हार्डशिप ना पड़े कि उसका पैसा नहीं, पता चला इलाज नहीं करा पाया अपना। तो ये होता है यूनिवर्सल हेल्थ। यूनिवर्सल हेल्थ में हमें यही ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल हार्डशिप नहीं हो और कंप्लीट हेल्थ सिस्टम हो, प्रिवेंटिव हो जो कि प्रिवेंट करे बीमारी को होने से, प्रोमोटिव हो जो कि हेल्थ को प्रमोट करे, है ना, क्यूरेटिव हो जो कि हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्योर करे, और रिहेबिलिटेटिव हो जो कि आपको अगर बीमारी हो के आगे बढ़ चुकी है तो उसको रिहेबिलिटेट करे। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल जैसे हम मान लेते हैं इसमें कि कोई स्मोकिंग नहीं करता, सपोज करो, उसको आपने कहा कि यार स्मोकिंग करना बुरी बात है, ये प्रोमोटिव हेल्थ है क्योंकि इसमें भी रिस्क फैक्टर नहीं आया है, इजंट इट, उसमें अभी स्मोकिंग करना शुरू नहीं किया है। दूसरा है कि वो स्मोकिंग करता, मान लो 20 सिगरेट डेली पीता है वो, अब आपने उसको समझाया बुझाएगा कि देखो यार तुम इसको कम करो, 20 से 10 करो, 10 से 2 करो, धीरे धीरे इसको बंद कर दो, ये क्या है, ये प्रिवेंटिव हेल्थ है। प्रिवेंटिव हेल्थ है क्यों, बिकॉज इसमें रिस्क फैक्टर आ चुका है बट आप उसको कम कर रहे हो। थर्ड क्या होता है, क्यूरेटिव हेल्थ, अब स्मोकिंग किया, उसको कैंसर वैंसर हो गया, 10 तरह की बीमारी है, उसको आपने क्योर किया, तो ये हो गया क्यूरेटिव हेल्थ। और लास्ट में होता है आपको रिहेबिलिटेटिव हेल्थ। रिहेबिलिटेटिव क्या होता है, जैसे मान लो कोई लेप्रोसी का पेशेंट है या फिर कोई पोलियो का पेशेंट है, बीमारी उसमें सेट हो चुकी है, अब आप उसको रिहेबिलिटेट कर रहे हो। रिहेबिलिटेट करना मतलब कि उसको इंटीग्रेट करना सोसाइटी से वापस टू द हाईएस्ट फंक्शनल लेवल, जैसे क्रचेस लेके लोग चलते हैं, प्रोस्थेटिक आईज लगवाते हैं, ये सब रिहेबिलिटेशन का पार्ट होता है। तो एनी हेल्थ केयर जो कि चारों लेवल पे काम करा, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव, वो कैसा हो, एसेसिबल हो, एफोर्डेबल हो, है ना, एक्सेप्टेबल हो, और इट शुड नॉट पुट एनी फाइनेंशियल हार्डशिप ऑन द पेशेंट, उस हेल्थ केयर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल हेल्थ केयर। और यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो है इसके इंपॉर्टेंस को समझा गया था आपको 1978 में। और पिछले साल 1978 में अल्मा आटा डिक्लेरेशन है डब्ल्यूएचओ का, उसने एक कमेंट किया था कि भाई अगर आपको प्राइम यूनिवर्सल हेल्थ केयर लाना है तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्नर स्टोन क्या है, आपको प्राइमरी हेल्थ केयर को ठीक करना होगा। और यही चीज आपको 2 साल पहले भी अस्थाना डिक्लेरेशन आपने पढ़ा होगा, कजाकिस्तान की जो राजधानी है, वहां पे भी इसी चीज को रिफॉर्म किया गया था। तो प्राइमरी हेल्थ हमने देख लिया, यूनिवर्सल हेल्थ हमने देख लिया, एक टर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ क्या होता है कि इन्हीं सारी चीजों को जो मैंने बताया, प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव, अफोर्डेबल, एसेसिबल, एक्सेप्टेबल एंड विदाउट पुटिंग एनी हार्डशिप, प्लस वूम टू टू मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब इसको आप सारे को एक साथ देते हैं तो वो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ हो गया, ये कंप्लीट पैकेज हो गया इसमें, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ होता है। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं, ये काम करते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर हम दें, है ना। अब कहाँ से आएंगे हेल्थ वेलनेस सेंटर, ये अलग से तो बनाना मुश्किल है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सब सेंटर को, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, उसी को चेंज कर रहे हैं। चेंज कर रहे हैं तो ऐसा क्या कर रहे हैं उसमें जो पहले नहीं होता था, उसमें ये लोग प्रिवेंटिव हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मेंटल हेल्थ जैसे चीजों को उसमें पहली बार इंक्लूड किया है, डेंटल हेल्थ एंड हाइजीन को उसमें इंक्लूड किया है, अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, इन सब चीजों को उसमें इंक्लूड किया है। तो एक तरह से ये रिवैम्प सिस्टम है, पीएचसी से और पीएचसी और सब सेंटर्स को ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बना रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। 2.5 लाख के आसपास हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना था, लगभग 40,000 के 50,000 के आसपास बन चुका है, अब बाकी भी धीरे धीरे प्रोसेस में है। तो ये एक कंपोनेंट है आयुष्मान भारत स्कीम का। एक बार रिस्पॉन्ड करना, समझ में आ रहा है या फिर बहुत तेज जा रहा हूँ मैं। यस सर, समझ में आ रहा है। नीतीश, नीतीश है या ही इज नॉट देयर। ओके ओके, गुड गुड, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट जो है इसका है दैट इज जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना जो है ये बेसिकली वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। लार्जेस्ट इसलिए है, दो दो रीजन से है। एक रीजन क्या है कि आपको 5 लाख पर फैमिली पर ईयर का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देता है, पहली बात। और दूसरा ये 10 करोड़ फैमिलीज को देता है, 10 करोड़ फैमिलीज को ये इंश्योरेंस देता है। अब एक फैमिली में लगभग 5 लोग होते हैं, तो ये 50 करोड़ आबादी जो है, 50 करोड़ पॉपुलेशन को ये हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है। कितना हेल्थ इंश्योरेंस, 5 लाख के आसपास, जो कि बहुत अच्छा है अमाउंट। इसके पहले हमारे यहाँ स्वास्थ्य बीमा योजना था, उसमें केवल आपको 30,000 रुपए मिलते थे। 30,000 में चीजें नहीं कवर हो पाती थी, 5 लाख इज अ डिसेंट अमाउंट फॉर टर्शियरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर। अब आपको मतलब समझ में आ चुका है सेकेंडरी टर्शियरी क्या होता है। क्या हम पीएचसी को बोलेंगे सेकेंडरी, नहीं, सेकेंडरी टर्शियरी कहाँ से स्टार्ट होगा आपको, रेफरल सेंटर से, जैसे कि आपको सीएचसी हो गए आपको या मेडिकल कॉलेजेस सीएससी। हो गए, राइट। तो ये 50 करोड़ पॉपुलेशन को हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, कुछ अच्छे कंडीशन के साथ जो मैं भी बताऊंगा। तो ये 5 लाख, ये 50 लाख करोड़ जो लोग हैं ना, दिस आर द बॉटम 40% ऑफ द पॉपुलेशन, इसलिए ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। नो कंट्री इन द वर्ल्ड गिव्स दिस मच अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, वो भी टोटली गवर्नमेंट फंडेड है ना, गवर्नमेंट फंडेड है। आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा, आपसे प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है इसमें।
इसलिए वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आपको इंश्योरेंस स्कीम है हेल्थ का। अब पैसा कहाँ से आता है इसमें, तो भाई स्टेट सेंटर कहता है कि देखो यार स्टेट हेल्थ सब्जेक्ट है और फिर भी हम इस स्कीम को ला रहे हैं, और स्टेट कहता है कि देखो यार तुम तो सेंटर में हो और तुम वेलफेयर स्टेट को भी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हो, तो हम लोग मिलकर इसको शेयर करेंगे। तो 60:40 के रेशियो में ये दोनों आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, इसमें दो मॉडल होता है, ट्रस्ट मॉडल होता है और आपको इंश्योरेंस मॉडल होता है। दोनों में से स्टेट्स को इनफ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि आप चूज कर सकते हो दोनों में से जो मॉडल आप चाहो, उस मॉडल को आप अपना सकते हो। ठीक है, अब क्या अब इसमें अच्छा क्या है जो पहले स्कीम्स में नहीं था, या इसके एडवांटेजेस की हम बात करेंगे। पहला इसका एडवांटेज क्या है इसमें यार, कि इसमें आपको फैमिली साइज पे कोई कैप नहीं है। एक परिवार में मान लो 50 लोग हैं, सपोज करो ABCD से लेके सारे, वो भी जाके तुमको 20-20 हजार का, हाँ 50 लोग हैं सपोज करो, तो भी तुमको जाके 5 लाख के तक का अमाउंट का सभी थोड़ा थोड़ा ऑपरेट करा सकते हैं, दवा ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक चीज ये है इसमें फैमिली साइज पे कैप नहीं। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट फिगर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर है, इसमें आपको पोर्टेबिलिटी है। पोर्टेबिलिटी है का मतलब ये हुआ कि यूपी का अगर कोई माइग्रेंट है, मजदूर है, वो आपको राजस्थान में जाके काम कर रहा है, वहां बीमार पड़ गया हो, तो राजस्थान का एग्जाम्पल नहीं लूंगा मैं, उसका रीजन कुछ और है। राजस्थान की अपनी स्कीम है स्टेट की इसी तरह की, मान लो मुंबई में गया, वो मुंबई में जाके बीमार पड़ गया, उसके पास पैसे नहीं बचे इलाज कराने, तो उस केस में वो अपना जो कार्ड है उसका, जो उसका आयुष्मान भारत का कार्ड बनता है, उस कार्ड को लेके वो मुंबई में भी दिखा सकता है, उसको सेम फैसिलिटीज मिलेगी विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें पोर्टेबिलिटी का फीचर है। थर्ड क्या है कि कंप्लीटली कैशलेस है, पेशेंट से एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। पेशेंट आएगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी सर्जरी वर्जरी होगी, उसका इलाज होगा, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स को जो डॉक्टर होता है वो पोर्टल पे अपलोड करता है। उसके बाद उस पोर्टल पे के माध्यम से, उस पोर्टल के थ्रू एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि वेरीफाई करते हैं कि यार इसकी सर्जरी जो की गई सही तो की गई है ना, ऐसा तो नहीं कि कुछ जबरदस्ती का ऑपरेशन कर दिया, उसके लिए फेक बिल जनरेट कर दिया, क्योंकि ये सब चीजें बहुत कॉमन थी आपको किसके साथ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ। तो इसमें ये लोग AI के टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं, फ्रीक्वेंट विजिट्स भी करते हैं डॉक्टर के सेंटर पे, जो जो हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड हैं उसमें। ठीक है, तो ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इसका अगला पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इसमें आपको बहुत कंपैरेटिवली लिबरल है इसमें, कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल से आके जुड़ सकते हैं। आप दो डिपार्टमेंट आपके यहाँ, मान लो छोटा सा आपका नर्सिंग होम है, दो दो ही डिपार्टमेंट आपके पास, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स, गायनी, आप वो भी जाके जुड़ सकता है आयुष्मान भारत से। तो वो हो जाएगा कि आयुष्मान भारत पैनल हॉस्पिटल है, आप यहाँ पे आइए और अपना कैशलेस इलाज कराइए, बाद में सरकार जो डॉक्टर को पैसा रिम्बर्स कर देती है। तो ये सब तो इसके पॉजिटिव्स हैं यार, बट इसमें निगेटिव्स भी कुछ हैं। निगेटिव्स क्या है इसमें यार, पहला इसमें निगेटिव है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको ये फ्री होता है ट्रीटमेंट, तो फिर एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इसके एम्बिट से हटा दो, पहली बात। दूसरा इसमें क्या है कि रोहिणी जो तुमको है, रोहिणी एक तरह का तुमको TPM पैनल करता है। उन्होंने कहा यार कि देखो आपने हॉस्पिटल को पैनल तो कर लिया इससे, लेकिन आप उसके क्वालिटी का क्या एश्योरेंस रख रहे हो कि वहाँ क्या क्वालिटी दी जा रही है सर्विस की। तो उन्होंने कहा कि जस्ट आपको 6% के आसपास ही इतने हॉस्पिटल्स हैं जो कि आपको आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो रखते हैं जो कि सेम पैनल हो सके। इसका ये मतलब है कि जैसे आपको हर चीज के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसी प्रकार आपको मेडिकल में भी स्टैंडर्ड होता है, लैब्स का अपना स्टैंडर्ड होता है। उसी तरह आपको NABH होता है, एक नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स। ये हॉस्पिटल्स को एक बेंचमार्क देता है, एक स्टैंडर्डाइजेशन करता है कि हाँ यार अगर ये हॉस्पिटल NABH हॉस्पिटल है तो इसमें ये बेसिक फैसिलिटीज इस स्टैंडर्ड की मिलेंगी। तो अब बहुत कम ऐसे, हार्डली 3% ऐसे हॉस्पिटल्स हैं आयुष्मान भारत के जो कि NABH एक्रेडिटेड हैं। और इसके क्या चैलेंजेस है, एक इसका चैलेंज ये है यार कि इसमें आपको अभी भी आपको Tier 2 Tier 3 सिटीज में ये नहीं पहुंच पाया। मेट्रो सिटीज में तो चला गया, लेकिन अभी जो उसका डीप, जो हम इक्विटेबल कंसेप्ट पे बात कर रहे थे कि हर जगह पहले, वो चीज इट इज स्टिल टू बी डन। ठीक है, अगला इसका चैलेंज क्या है यार, जो जो प्रैक्टिकल आप इसको लिखोगे पेपर में तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। ये कंसेप्ट क्या है यार, इस सिंस आपने पैकेज इसमें फिक्स कर लिया कि 10,000 रुपया मुझे सीजर का डॉक्टर को मिलेगा। अब वो डॉक्टर मान लो 50,000 का एक ऑपरेशन करता था अपने यहाँ, आयुष्मान भारत ने उसको कहा कि तुमको 10,000 में ही ऑपरेशन करना है। अब डॉक्टर ने तुमको दो पर्पज से लगाया आयुष्मान भारत से अपने हॉस्पिटल को। एक पर्पज हो सकता है कि उसको लगे कि यार इसी बहाने 10 की जगह 50 पेशेंट आए, है ना, या दूसरा हो सकता है कि बहुत समाज सेवी हो, अच्छी बात है, वो भी वैसे भी लोग होते हैं। अब होता क्या कि जब आपने इसमें 10,000 का कैप लगा दिया एक सर्जरी पे, जिसका डॉक्टर ओनली 50,000 चार्ज करता था, तो जो मेडिसिन होती हैं उसकी क्वालिटी को वो गिरा देते हैं। यू गेटिंग इट, आपके पास फिक्स, आपको मैंने कहा कि आप कुछ भी करोगे ये सर्जरी का आपको 12,000 रुपये मिलेगा। आपने क्या किया, अगर आप 50,000 लेते तो उससे अच्छी क्वालिटी ऑफ मेडिसिन देते, यहाँ पे आपने मेडिसिन भी अलग अलग रेंजेस की आती हैं, आपने थोड़ी इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन दी, या फिर एंटीबायोटिक्स आप उतना अच्छा नहीं दे पाए पेशेंट को, तो इससे भी आउटपुट पे फर्क पड़ता है। अगला इसका चैलेंज अगला इसका चैलेंज क्या है, अगला इसका चैलेंज ये है कि यार सेंटर स्टेट में मैंने कहा ना 60-40 जो है ये जाता है, इसी रेशियो में आपको कंट्रीब्यूशन होता है फंड का। बट प्रॉब्लम है कि जो पुअर स्टेट्स है, जिनके पास खुद ही पैसा नहीं, जिनके फाइनेंसेस खुद ही गड़बड़ है, स्टेट का फिजिकल कैपेसिटी ठीक नहीं है, वो इसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे।
इजंट इट? तो ये सारी चीजें इसके चैलेंजेस हैं, इसके प्लस माइनस है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आयुष्मान भारत का? यस सर। जी सर। दूसरा इसमें हमने क्या किया है कि हमने देखा यार कि दवाइयों पे बहुत पैसा खर्च होता है, तो दवाइयों पे पैसा खर्च करने के लिए हमने जेनरिक ड्रग्स को प्रमोट करना स्टार्ट किया। जेनरिक ड्रग्स को प्रमोट करना स्टार्ट किया। अब जेनरिक ड्रग्स क्या होते हैं? सिंपली जेनरिक ड्रग्स ये समझ जाओ, कोई भी दवा कोई कंपनी बनाती है, उसमें 20 साल 30 साल उन्होंने, मैं थोड़ा इनफॉर्मल ही चल रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा मैं फॉर्मल में नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, बिकॉज अपना एम है सिलेक्शन लेना और कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेना। तो मैं इनफॉर्मल ही चल रहा हूँ। अब कोई भी दवा की कंपनी है, वो 20 साल 30 साल दवा बना रही है, उसमें बहुत सारा उसने पैसा लगा दिया, काफी रिसर्च किया, सब कुछ किया, और उसके बाद उसको मार्केट में उतारता है, तो उसके पहले उस दवा को पेटेंट कर लेता है, जिसे हम आईपीआर बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें। तो जब उसने पेटेंट कर लिया तो उसके पास ही राइट आ जाता है उसको सेल करने का, उसको प्रमोट करने का, और सारे प्रोसीड्स उसके ही पास जाते हैं। लेकिन इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जो आपको वीकर सेक्शन है, वो इन इन ड्रग्स से डिप्राइव्ड रह जाता है, वंचित रह जाता है। इसी के लिए क्या होता है, कंसेप्ट होता है जेनरिक मेडिसिन का। जेनरिक मेडिसिन वही ड्रग होते हैं जिनमें सेम सॉल्ट होता है, सेम कंपोजिशन होता है ब्रांडेड मेडिसिन का, लेकिन उसका पेटेंट एक्सपायर हो चुका होता है। इट मीन्स कि एक्स ने दवा बनाई 20 साल, दवा का नाम था, मान लो तुमको, दवा में पैरासीटामोल थी और उसका नाम था मान लो फीवर डाउन, सपोज करो फीवर डाउन उसका नाम था दवा का। ठीक है, फीवर डाउन, ये मान लो सिप्ला कंपनी ने बनाया। 20 साल का इसके पास राइट था कि भाई 20 साल तक फीवर डाउन नाम की दवा मैं ही बेचूंगा जिसमें पैरासीटामोल है। 20 साल बाद इसका पेटेंट खत्म हो गया। अब या तो उसको एवरग्रीन करा लेगा, जिसके लिए अपने हमने पढ़ेंगे भी हम साइंस टेक्नोलॉजी में कि भाई एवरग्रीन को पेटेंट, ये सब चीजें क्या होती हैं। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि इस पीसीएम को पकड़ेंगे दवा कंपनी वाले, बोलेंगे कि देखो यार इसमें पीसीएम 500 मिलीग्राम था, हम यही दवा बनाएंगे, और हम उसका नाम फीवर डाउन नहीं रख सकते बिकॉज वो तो पेटेंट हो चुका है सिप्ला के नाम पे। तो हम पीसीएम 500 बनाएंगे, लेकिन जो पैसा सिप्ला ने लगाया था इसको मार्केट करने में, वो सब पैसा हम नहीं लगाएंगे बिकॉज हमारे पास बना बनाया ड्रग ऑलरेडी आ चुका है। तो ऐसे ड्रग्स को जेनरिक ड्रग्स बोलते हैं। तो ये ड्रग्स बहुत सस्ते होते हैं, जो एक 100 रुपए की दवा मिलती है आपको बाहर, ही आपको 10 रुपए का पत्ता पूरा मिल जाएगा जेनरिक ड्रग में। लेकिन ये मिलेगा कैसे? अब मिलेगा तभी जब इसको प्रमोट करोगे। तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है जन औषधि केंद्र के थ्रू, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, देखो इसमें भी इन्होंने नाम रख दिया बीजेपी, भारतीय जन औषधि परियोजना। एनीवेज, तो ये हो गया आपको जन औषधि केंद्र। ऐसे ही आपको अमृत फार्मेसी स्टोर्स होते हैं, अमृत फार्मेसी स्टोर्स, इसमें भी आपको सारी दवाइयां मिलती है, जैसे कैंसर वैंसर की दवाइयां जो होती है बहुत एक्सपेंसिव होती है, 5-5 4-4 लाख के एक डोज आते हैं उसके। इन सब दवाइयों को भी सब्सिडाइज रेट पे या इसका जेनिक वर्जन जो है इन सेंटर्स पे आपको ये किया जाता है सेल किया जाता है। तो ये तुमको हमने देख लिया आयुष्मान भारत, और हमने देखा कि कैसे आपको अफोर्डेबिलिटी वाले कंपोनेंट से गवर्नमेंट जो है फाइट कर रही है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देखेंगे इसमें, छोटा सा अगला टॉपिक छोटा सा कि जेनरिक ड्रग्स को कैसे प्रमोट करो। तो जेनरिक ड्रग्स वही ड्रग्स होते हैं, मैंने बताया कि जिनका पेटेंट राइट एक्सपायर हो चुका होता है। अब इसमें स्टेक होल्डर कौन? एक डॉक्टर है स्टेक होल्डर, एक स्टेक होल्डर है पेशेंट, और एक स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट। तीनों को कुछ कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जेनरिक ड्रग्स प्रमोट हो। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट डॉक्टर्स को बोल सकती है कि भाई जो तुम दवा लिखते हो अपने ओपीडी में बैठ के, निमोपी और निमोसोलाइड का कोई और नाम लिखा, उसकी जगह तुम निमोसोलाइड लिखोगे। जैसे तुम सिप्लॉक्स नहीं लिखोगे, तुम सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिखोगे, बिकॉज सिप्लॉक्स इसी कंपनी का है। जब तुम सिप्रोफ्लॉक्सासिन लिखोगे तो पेशेंट उस पर्चे को लेकर दुकान पे जाएगा और उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा दे दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट एक एडवाइजरी देती भी है, गवर्नमेंट टाइम टाइम पे, एमसीआई के भी गाइडलाइंस आते थे पहले, है ना। वो गाइडलाइंस कहते थे कि भाई आपको डॉक्टर्स को जो है जेनरिक ड्रग्स का नाम, सॉल्ट का नेम लिखना, और उसी सॉल्ट के को सेल करेगा आपको जो फार्मासिस्ट वाला होता है। ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट आपको मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च पे फोकस करे। आप क्यों वेट कर रहे हो कि सिप्ला और आपको बाकी जो प्राइवेट कंपनीज है वो नई रिसर्च करके डॉक्टर्स को दवा बताएं? आप क्यों नहीं रिसर्च करते हो? आप एक रिसर्च करो, आप इस फील्ड में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करो, आप अपनी सस्ती दवाइयां निकालो मार्केट में। बिकॉज हमने कहा ना, हेल्थ जो है इसके बहुत सारे डायमेंशन जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं। कोविड स्टार्ट कैसे हुआ था? एक हेल्थ प्रॉब्लम की तरह स्टार्ट हुआ था, लेकिन ऐसा कौन सा सेक्शन था सोसाइटी का जो इससे बचा? कोई सेक्शन नहीं बचा। इकोनॉमी पे फर्क पड़ा, पॉलिटी पे फर्क पड़ा, आपको सोशल सोसाइटी पे फर्क पड़ा, हर चीज पे फर्क पड़ा। तो इस ये चीज गवर्नमेंट कर सकती है। डॉक्टर को क्या करना चाहिए? डॉक्टर का एक डॉक्टर फार्मास्यूटिकल नेक्सस होता है, फार्मा कंपनीज जो होती है वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए डॉक्टर्स को गिफ्ट देती हैं या ऐसी तमाम चीजें करते हैं वो लोग। तो उस चीज को आपको ब्रेक करना होगा। अब उसको ब्रेक करने का एक चीज ये भी है कि भाई डॉक्टर कितनी बार क्या होता है कि अपने एक्सपीरियंस पे दवा लिखता है। अब मैं ही एक डॉक्टर हूँ, मैंने एक पेशेंट को जेनरिक ड्रग लिखा, और ये मैंने एक पेशेंट को ब्रांडेड ड्रग लिखा। अब जेनरिक ड्रग तब तो मैं अच्छा मानूं जब उसको उसी क्वालिटी कंट्रोल से पास किया गया हो, उसी क्वालिटी कंट्रोल से पास किया गया हो जेनरिक ड्रग को, तभी तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। अब यूएस में एक जेनरिक को पास करने के लिए अराउंड आपको 3,000 से 4,000 ऐसे आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं,
या आपको ऐसे ऐसे मतलब आई मीन टू से कि बहुत सारे लेवल्स ऑफ स्क्रूटनी होती है उसमें, तब जाके वो ड्रग जेनिक ड्रग मार्केट में आता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कमी है आपको, हमारे हेल्थ फूड इंस्पेक्टर्स नहीं है, हमारे यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर्स नहीं है। तो उस केस में ऐसा बहुत बार होता है कि जेनिक ड्रग कहने को जेनरिक होते हैं इन द सेंस कि दो इट इज क्लेम्ड दैट दे हैव द सेम एक्शन, दे हैव द सेम एफिकेसी एंड एफिशिएंसी, बट एक्चुअल में होते नहीं है। आपको डॉक्टर है, वो 20 साल से एक पेशेंट को देख रहा है, उसको वो हमेशा से ब्रांडेड ड्रग देता है, पेशेंट को फायदा भी उससे हुआ है, और अचानक से जो है सरकार ने कहा कि तुम जेनरिक लिखो, और गवर्नमेंट के प्रेशर में आके उसने जेनरिक ड्रग लिखना शुरू कर दिया। पेशेंट आया 1 हफ्ते बाद, तो डॉक्टर साहब मैं तो ठीक नहीं हुआ इससे। ठीक क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ड्रग्स के साथ वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं किया गया था, इसके ड्रग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो अब इसमें डॉक्टर का गुडविल खराब होगा, डॉक्टर का इमेज खराब होगा, वो अगली बार क्या करेगा? वापस बैक टू ब्रांडेड मेडिसिन आ जाएगा। इसलिए हमें इसके क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान देना होगा, तभी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी डॉक्टर्स में। पेशेंट को क्या करना होगा? पेशेंट को ये करना होगा कि पेशेंट को हमें बताना होगा। कितनी बार पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर अगर तुमको 100 रुपए की दवा लिखा तो अच्छा डॉक्टर है, 20 रुपए की दवा लिखा तो खराब डॉक्टर है। तो हमें पेशेंट को समझाना होगा कि नहीं यार देखो, जेनरिक ड्रग्स जो होते हैं ये सेम ड्रग्स होते हैं, इनकी सारी एफिकेसी सेम होती है, बस इनका प्राइस इसलिए कम होता है बिकॉज इसका पेटेंट पीरियड एक्सपायर हो चुका है। तो पेशेंट को भी अवेयर करना होगा। इसके बाद एक लास्ट आपको ये काम करना होगा कि जो फार्मेसी शॉप्स पे बैठे होते हैं दवा की दुकान पे ना, आपको उनको भी काउंसिल करना होगा, सेंसिटाइज करना होगा। क्योंकि फार्मेसी शॉप पे 10 कंपनी वाले अपनी दवा ला के चले गए, पेशेंट आकर बोला कि सिप्रोफ्लॉक्स चाहिए, अब उसको जिसमें ज्यादा मार्जिन मिलेगा वो दवा पेशेंट को दे देगा वो। मान लो एक्स कंपनी है, उसको फार्मासिस्ट को पड़ा 100 रुपए का, बेच रहा है 150 रुपए का, तो वो पेशेंट आया सिप्रोफ्लॉक्सासिन मानने, उसने यही वाली दवा दे दी उसको कि लो भाई मेरा 50 रुपया बच जा रहा है। तो आपको सारे स्टेक होल्डर्स को टारगेट करना होगा। गवर्नमेंट क्या करे इसके लिए? अमृत स्टोर कर रही है, एमसीआई ने गाइडलाइंस इसमें हमेशा से दिए हैं, और आपको पेशेंट को अवेयर करना होगा, डॉक्टर को अवेयर करना होगा, क्वालिटी कंट्रोल पे हमें चेक करना होगा। ये सब चीजों से जेनिक ड्रग जो है इसका प्रमोशन होगा। इस पे क्वेश्चन आ भी सकता है बिकॉज ये गवर्नमेंट के मेन उसमें है। हमने जेनिक ड्रग का भी कंसेप्ट देख लिया। अब हम एक टॉपिक देखते हैं छोटा सा कि शुड हेल्थ बी अ फंडामेंटल राइट? क्या हेल्थ भी फंडामेंटल राइट होना चाहिए? देखो, कोई भी चीज जब राइट बन जाती है ना, तो स्टेट की अकाउंटेबिलिटी बन जाती है उसमें। और खासकर जब फंडामेंटल राइट बन जाती है तो स्टेट की अकाउंटेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज यहाँ पे आपको वो चीजें जस्टिसिएबल हो जाती हैं। दोज थिंग्स बिकम जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो अब बताओ मुझे, यू टेल मी, सुनैना, नीतीश, डू यू थिंक हेल्थ शुड बी मेड अ फंडामेंटल राइट? लेट्स हैव अ डिस्कशन। सर आई थिंक अभी इमीडिएट इफेक्ट में तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज इतने रिसोर्सेस नहीं है गवर्नमेंट के पास, ओके इतना ओके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ओके। अगर हम फेस मैनर में करते हैं तो आई थिंक वी विल एबल टू अचीव दिस टारगेट, ठीक like we है, have done वेरी गुड। for Ayushman Bharat or some other schemes, state ओके। wise or region wise. I नाइस। think नीतीश, नीतीश आपका क्या कहना है इस पे? जी सर, मैं एग्री करूंगा इस पे। हम्म लेकिन ये भी देखना है कि आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी हेल्थ को प्रायोरिटी दी है एज अ फंडामेंटल राइट राइट के तहत। राइट राइट राइट। तो इस पे गवर्नमेंट इफेक्टिवली, ये गवर्नमेंट के डायरेक्शन है कि इसको फंडामेंटल राइट मान के ही लोगों को प्रोवाइड किया जाए, ताकि कोई इससे वंचित ना रह जाए। ओके। नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ राइट राइट राइट। दिस राइट एज अ ठीक है गुड ठीक है। हेल्थ। नाइस नाइस, वेरी गुड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग स्टॉर्मिंग करके देखते हैं, 2-3 मिनट में हम इस पे कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, किसका क्या कंक्लूजन है। देखो यार, फंडामेंटल राइट आपने बना दिया किसी भी चीज को ना, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको वो चीज दी जाए। अब इससे फायदा क्या होगा जो नीतीश कहना चाह रहा है, और इससे घाटा क्या होगा जो सुनैना कहना चाह रही है? ठीक है, ये दोनों देख लेते हैं। फायदा सबसे पहला ये होगा कि हमने देखा यार कि हेल्थ जो हमारा एक वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट होने के नाते हमारी स्टेट की ड्यूटी बनती है कि इट makes sure कि every citizen of India has the highest attainable level of health, irrespective of their social background, economic background, या किसी भी तरह के, मतलब irrespective of everything, it should be universal and exclusive, universal and all inclusive aspect। सबको हेल्थ मिलना चाहिए, एक ये इसका आर्ग्यूमेंट हो सकता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि भाई आप टैक्सेस दे रहे हो, आप टैक्सेस दे रहे हो तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है आपको हेल्थ प्रोवाइड करना। तीसरा आप देख सकते हो इसमें यार कि हेल्थ के इतने सारे डायमेंशन हैं, अगर गवर्नमेंट हेल्थ को नहीं फोकस करेगी तो उससे आपका एक पुअर ह्यूमन कैपिटल बनेगा। पुअर ह्यूमन कैपिटल बनेगा तो आप जो बोलते हो कि मैं डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करूंगा, वो चीज पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। एक डेटा मैंने बताया था नीतीश, शुरू में आप नहीं थे, कि अगर एक ईयर बढ़ जाता लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ना, तो उससे जीडीपी को 4% का बूस्ट मिलता है। तो आप एक हेल्दी वर्कफोर्स चाहते हो, जो हेल्थी हो, जो एजुकेटेड हो, जो स्किल्ड हो, तभी तो आप अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करोगे, अदरवाइज तो वो तो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगी वो। तो ये सारे आर्गुमेंट्स है कि हेल्थ को फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए। चौथा आर्गुमेंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी जजमेंट्स में कह रखा है कि आर्टिकल 21 का ये पार्ट है, लेकिन इम्प्लिसिटली कहा है, एक्सप्लिसिटली नहीं कहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है? इम्प्लिसिटली कहा है, अलग से नहीं कहा है, ठीक है? अब बात करते, सुनैना ने कहा नहीं करना चाहिए। नहीं इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आप इसको फंडामेंटल राइट बना दोगे तो इसमें आपको किसी को भी हेल्थ नहीं मिला, जैसे कोविड में इतने सारे लोग मर गए, ऑक्सीजन के बिना मर गए लोग, ये सारे मैटर चले जाएंगे कहाँ? कोर्ट ऑफ लॉ में।
कोर्ट ऑफ लॉ में आपको पता है कि 60% केसेस में लिटिगेंट कौन होता है? गवर्नमेंट होती है। लिटिगेशन गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं। वो 60 का बढ़ के 6000 हो जाएगा। यू गेटिंग इट? सारे लोग पहुंच जाएंगे कोर्ट ऑफ लॉ में कि भाई मेरे को यहाँ पे पीएचसी में ये सुविधा नहीं मिली, मेरे को डॉक्टर के यहाँ ये दवा नहीं मिली, मेरे को इस सरकारी अस्पताल में ये सर्जरी नहीं मिल पाई, तो मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। इससे कोर्ट केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा, गवर्नमेंट इसमें लिटिगेशन ट्रैप में फंस जाएगी, डेली 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 डेली। तो जो पैसा वहां पे खर्च होगा, वो पैसे को आप हेल्थ में डायरेक्ट खर्च कर सकते थे ना, जो आप कोर्ट केस लड़ने में खर्च करोगे। तो ये चीज थोड़ी सी मुश्किल है अभी। दूसरा इसमें ये आर्गुमेंट है, हमारा आर्गुमेंट ये है कि देखो, मैंने अभी क्या कहा शुरू में कि हेल्थ के बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं और बहुत सारे डायमेंशन थे। जो डिटर्मिनेंट्स में सोशल डायमेंशन भी है। सोशल डायमेंशंस, ये मेरा मतलब है कि मैं आपको जंक फूड खा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, मैं ऐसी सारी गड़बड़ चीजें कर रहा हूँ जो हेल्थ को खराब करती है नॉलेज में होने के बाद भी। और कल को मैं बीमार पड़ जाता हूँ और कल को मैं चला जाता हूँ कोर्ट ऑफ लॉ में कि स्टेट ने मेरे को बचाया नहीं कैंसर होने से, या कैंसर होने से मेरा इलाज नहीं हो पाया। तो यू डू थिंक इट इज लॉजिकल? नहीं। आपके हेल्थ के इतने सारे डायमेंशन है जिसपे आपका खुद का कंट्रोल है। आपको सिंपल सा एक आपको एब्सेस हुआ, एक सिंपल सा आपको एब्सेस हुआ, आप नहीं गए डॉक्टर के पास, पीएचसी पे नहीं गए, आप सब सेंटर पे नहीं गए, वहां से वहां पे गए, वहां बोला कि आगे जाओ, आगे भी नहीं गए आप। आपने खुद से लापरवाही की, इजंट इट? और बाद में वो चीज बड़ी हो गई, तो क्या बाद में कोर्ट ऑफ लॉ में जाओगे तो यहाँ कैसे प्रूफ करोगे कि सरकार की गलती है कि मेरी गलती है? ठीक है, ठीक है। तो इसलिए आपको इससे लिटिगेशंस बढ़ जाएंगे। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल है केस टू केस में। तो कुल मिला जुला के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है। मैंने कहा ना कि आपको सब सेंटर्स पे, आपको डॉक्टर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे डॉक्टर्स की कमी है। सीएचसी पे आपको 80% सीएचसी पे स्पेशलिस्ट है ही नहीं। हेल्थ पे हमारे जीडीपी पे एक्सपेंडिचर सिर्फ 1.5% है। तो इतने कम एक्सपेंडिचर से आप ऐसा कर ही नहीं सकते। इट विल बिकम मोर ट्रबलसम। तो ये इसका कंक्लूजन हम निकालेंगे कि हमें ग्रेजुअली राइट टू प्राइमरी हेल्थ को हम टारगेट करें। जैसे हमारा राइट टू एजुकेशन है ना, प्राइमरी एजुकेशन तो हम टारगेट करते हैं राइट टू एजुकेशन में कि भाई 6 से 14 साल के बच्चों को सरकार का जिम्मेदारी होता है राइट टू एजुकेशन, इसको हमने राइट्स अप्रोच दे दिया। इसी तरह आप राइट टू प्राइमरी हेल्थ को टारगेट करिए। इससे क्या फायदा होगा? पहला फायदा होगा कि इसके लिए ऑलरेडी बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास रेडी है, सब सेंटर पीएचसी के ऑलरेडी के थ्रू। दूसरा इसका एडवांटेज क्या होगा कि इट विल हैव बेटर इकोनॉमिक डिविडेंड। आप प्राइमरी हेल्थ पे अगर किसी डिजीज को पकड़ लेते हो तो उसमें इकोनॉमिक रिटर्न्स 10 गुना ज्यादा मिलते हैं, रादर देन कि आप उस बीमारी को लेटर स्टेज में पकड़ते हो तो। और थर्ड इसमें क्या रहेगा कि इसको एक पायलट बेसिस पे आप प्राइमरी हेल्थ को आप टारगेट करिए, और स्टेट धीरे 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 1.5 से बढ़ा के 2% के आसपास करे, 2% से 2.5% करके धीरे धीरे जब उस लेवल पे आप पहुंच जाते हो, देन यू कैन थिंक अबाउट इट। लोगों में थोड़ा अवेयरनेस भी आ जाए हेल्थ को लेके, तभी आप इसको एक जस्टिसेबल राइट बना सकते हो। अभी इट इज नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज इट विल कॉज मोर हार्म देन गुड। दो इट सेटिस्फाइज कि भाई हम वेलफेयर स्टेट है, ये सारी चीजें, लेकिन स्टिल अभी आपको प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है? इसलिए हेल्थ पे आप इस तरह से एक आर्ग्यूमेंट ले सकते हो एग्जाम में, हेल्थ को फंडामेंटल राइट बनाने की। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में इस बार, एक प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन की। ठीक है? अगला हम छोटा सा टॉपिक लेंगे, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है? सिंपली इसमें ये वाली बात है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया, ओपीडी में बैठा हुआ है, उसको कोई बीमारी है, उसको मैंने एक दवा दी, दवा खाते ही पेशेंट जो है उसको रिएक्शन हो गया, एलर्जी हो गया, पेशेंट जो है सीरियस हो जाता है। तो पेशेंट का रिश्तेदार मेरे को बताता है कि डॉक्टर साहब 3 साल पहले भी इसको यही दवा दी गई थी, उससे इसको एक रिएक्शन हो गया था। तो मैं उस पर चिल्लाने लग जाता हूँ कि तुमने बताया नहीं, क्यों नहीं? पेशेंट के रिश्तेदार को क्या पता दवा क्या है, क्या उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसका इंपॉर्टेंस है कि हेल्थ रिकॉर्ड्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। अगर ऐसा होता कि उस पेशेंट के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड जो उसका डिजिटाइज हो जाता और एक क्लाउड या किसी पोर्टल पे सेव हो जाता कि भाई मिस्टर एक्स पेशेंट को ये दवा खाने से एलर्जी हो जाती है, और कल को मेरे पास वो 5 साल बाद आया, 10 साल बाद आया, 15 साल बाद आया, मैंने सिर्फ उसका आईडी नंबर डाला, खट खट खट, और मैंने देखा कि अच्छा इसमें लिखा हुआ है कि स्टार लगा के कि भाई इसको ये दवा मत दीजिए, इससे इसको रिएक्शन हो जाता है, तो उस केस में उसको वो दवा नहीं दूंगा। दूसरा है कि पेशेंट आया मेरे पास, उसकी कोई सर्जरी वर्जरी करनी, मैंने उसका पेट ओपन किया, पेट ओपन करके देखा तो उसमें यार ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है, उसको पता ही नहीं है या उसके रिलेटिव को नहीं पता कि इस चीज का भी ऑपरेशन हुआ। तो अगर उसके सारे रिकॉर्ड्स एक जगह मुझे मिल जाए तो मेरे लिए काफी इजी हो जाएगा ना ट्रीट करना। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या करता है? इट एम्स टू क्रिएट अ डिजिटल इकोसिस्टम इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। डिजिटल इकोसिस्टम मतलब ये हुआ कि ये 3-4 चीजों पे काम करेगा। पहला ये क्या करता है? ये बोलता है कि हर पेशेंट को हम एक हेल्थ आईडी देंगे, हेल्थ आईडी देंगे पेशेंट को, है ना, और ये वॉलंटरी रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती नंबर दे दिया जाएगा, आप अगर चाहो तो अपना हेल्थ आईडी क्रिएट कर सकते हो। इस हेल्थ आईडी में आपके सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे, सारे डिटेल्स रहेंगे आपके।
दूसरा इसमें एक बात की जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ। ये दूसरा इसमें होता है डिजी डॉक्टर। डिजी डॉक्टर क्या होता है इसमें कि जितने भी आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हमारे देश के, उनका एक डिजिटल रिपोजिटरी रहेगा। जैसे कि आप अपने आप मान लो दिल्ली में बैठे हुए हो, दिल्ली के आप मान लो बसंत कुंज एरिया में बैठे हुए हो, आपको जाना है दिखाने डॉक्टर को, आपको पता नहीं किसके पास जाए। उस केस में आप सिंपल आप इसको खोलोगे, इस पोर्टल को खोलोगे, आप डिजी डॉक्टर को खोलोगे, अपना डिटेल्स डालोगे, ये सारे उस एरिया के डॉक्टर का डिटेल आपको दिखा देगा कि ये XYZ डॉक्टर है, ये सारे हॉस्पिटल्स हैं, उस डॉक्टर की डिग्री दिखा देगा, एक्सपीरियंस दिखा देगा, सब कुछ दिखा देगा। देन यू कैन टेक अ बेटर एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि इनके पास जाना चाहिए, इनके पास नहीं जाना चाहिए। इसी तरह आपको इसमें एक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स में क्या होता है कि एक पोर्टल पे पेशेंट के सारे रिकॉर्ड्स को, उसके प्रीवियस सर्जरीज को, सारे डिटेल्स को उस पर डाला जाएगा और उसको लिंक कर दिया जाएगा। लिंक ये कर दिया जाएगा, डेफिनेटली आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट की प्राइवेसी का आपको वो ना हो, इट शुड नॉट बी ब्रीच्ड। उसको लिंक कर दिया जाएगा। उसको लिंक करने से ये होगा यार कि कोई भी डॉक्टर कोई यूनिक सा केस आया, उसके बारे में उसको जानना है, वो उस पे सर्च कर सकता है, देख सकता है इन सारी चीजों को। तो ये एक तरह से पूरा डिजिटाइज करने की बात कर रहा है हेल्थ इकोसिस्टम को। इसका नाम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इसके लिए एक हमने नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट तैयार किया था थोड़े दिन पहले नीति आयोग ने। उसके बाद एक नेशनल हेल्थ स्टैक बनाने की बात की जिसमें सारे डिटेल्स रहेंगे। अब ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है, इसको कुछ जगहों पे लॉन्च किया जा चुका है। एक बड़ा टर्म होता है डिजिटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जिसमें आपको इसके अलावा और क्या क्या आ जाएगा, इसके अलावा आपको टेलीमेडिसिन आ जाएगा, टेली सर्जरी आ जाएगा, रोबोटिक सर्जरी आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ आ जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन हेल्थ आ जाएगा। टेलीमेडिसिन, टेली सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आपको AI। और इन सब चीजों से मिलकर आप पूरे एक हेल्थ को आप डिजिटाइज करो, एक रिवोल्यूशनरी आप उसको एक टच दे रहे हो। इससे क्या होगा, आपको डॉक्टर के लिए क्या अच्छा होगा कि भाई डॉक्टर के पास अच्छा डेटा अवेलेबल हो जाएगा रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए। डॉक्टर के पास पेशेंट के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो जाएंगे एक सिंपल क्लिक ऑफ द बटन पे। पेशेंट के लिए क्या अच्छा रहेगा, पेशेंट इन्फॉर्म चॉइस ले सकता है कि भाई मुझे इस डॉक्टर के पास जाना है। पेशेंट को और अच्छा क्या हो जाएगा कि भाई उसमें पेशेंट को अपने रिकॉर्ड्स अगर खो भी जाते हैं, उसके फिजिकल रिकॉर्ड्स, तो उसके पास उसका डिजिटल हेल्थ आईडी है, उस आईडी से पेशेंट अपने रिकॉर्ड्स को एक जगह सेफ हो गया, वो डिजिटल फॉर्मेट में सेफ पड़ा हुआ है। 10 साल बाद गया हो और उसके कागज नहीं है, तो वो सिंपल अपना आईडी डाला, उसको सारा डिटेल मिल जाएगा। सरकार के लिए क्या अच्छा रहेगा, सरकार के पास एक सारा रिपोजिटरी आ गया, डॉक्टर्स का, पेशेंट्स का सारा डिटेल आ गया। तो इससे क्या होगा, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होगी। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होगी। सारे स्टेक होल्डर को इससे फायदा हो गया। प्रॉब्लम क्या क्या है इसमें, पहला प्रॉब्लम है यार कि लो डिजिटल लिटरेसी। बहुत लोगों को डिजिटल लिटरेसी है ही नहीं। एंड डिजिटल डिवाइड, इजंट इट, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर इंपोज नहीं कर सकता ऊपर से कि इस फॉर्मेट में आप हेल्थ को डिजिटाइज करो और इस फॉर्मेट में आप हेल्थ को दो। तीसरा इसमें चैलेंज इंपॉर्टेंट आपको ये आ जाता है कि वी डोंट हैव एनी लॉ ऑन डेटा प्रिवेसी। डेटा प्रिवेसी पे हमारे पास लॉ नहीं है। तो इन एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ, अगर ब्रीच हो जाता है पेशेंट के पर्सनल डेटा का, सेंसिटिव डेटा का, और कल को उसको स्टिग्मेटाइज किया जाता है कि HIV का पेशेंट है मान लो, कल को लीक हो गया डेटा कि देखो XYZ को HIV है और वो जहाँ जा रहा है रेस्टोरेंट वाले उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, स्कूल वाले कर रहे हैं, तो ये सब चीजें भी हैं, पेशेंट की प्राइवेसी का ब्रीच हो रहा है, उसका हनन हो रहा है। तो उस केस में भी ये सारे भी चैलेंजेस हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि भाई इसमें डिजिटल अवेयरनेस बढ़ाओ, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाओ। BN श्री कृष्णा कमेटी ने जो कहा था, रिकमेंडेशन उन्होंने जो दिए थे, आप बिल लेकर आइए, इसको एक्ट में बनाइए, डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आइए। तो ये हो गई बात अपनी छोटी छोटी डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। ये भी टॉपिक हमने देख लिया। अब हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे इसमें, नेशनल मेडिकल कमीशन। मैं साथ में ना आपका ये भी कवर करा दे रहा हूँ, करंट अफेयर्स भी, ताकि अलग से ना पढ़ना पड़े, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन, सॉरी नेशनल मेडिकल कमीशन। अब क्या आता है कि हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करता था एक बॉडी, उस बॉडी का नाम था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। 1956 में ये बना था, इसके पहले भी बना था, इसके पहले भी काफी एक्ट्स हैं, 34 के, 36 56 और बार बार ये आपको अमेंडमेंट होकर इसको चेंजेस किए जाते थे इसमें। इसका काम क्या था, रेगुलेट करना। किसको रेगुलेट करना, मेडिकल एजुकेशन को, मेडिकल प्रोफेशन को। और आपको एक साथ में इसका ये भी काम था कि आपको ये मेडिकल एथिक्स देखता था कि कितने सारे लोग एथिक्स को प्रमोट कर रहे हैं मेडिकल में, इन द सेंस कि अनएथिकल प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं। कितने सारे मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, क्या उनके पास स्टैंडर्ड है ओपन होने का, या ऐसा तो नहीं कि कोई अपने घर को या दुकान को बोल दिया कि ये मेडिकल कॉलेज है। तो ये सब असेसमेंट का काम करना, मेडिकल एथिक्स का ध्यान रखना, रजिस्टर बनाना, एलिजिबल जो आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं RMP का, लाइसेंस देना मेडिकल कॉलेज को, है ना, मेडिकल कॉलेज को लाइसेंस देना, ये सारा काम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का था। और साथ ही साथ इसका ये भी काम था टू मीट द शॉर्टफॉल इन द ह्यूमन रिसोर्सेज।
अब मैंने कहा कि WHO कहता है कि 1:1000 होना चाहिए डॉक्टर पे पॉपुलेशन रेशियो, बट हमारे यहाँ 1:1456 के आसपास है। तो आज़ादी के 70 साल के बाद भी, 7 डिकेड्स के बाद भी, अगर आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, अफोर्डेबिलिटी की, एसेसिबिलिटी की, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर की, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो ठीक नहीं है, डॉक्टर बेड पेशेंट पॉपुलेशन बेड रेशियो ठीक नहीं है, नर्स रेशियो ठीक नहीं है। नर्स रेशियो तो खैर नर्सिंग काउंसिल होता है, मतलब आप डॉक्टर का सारा पकड़ लो, मेडिकल का, ये सारी चीजें अभी भी कमी, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ कमी थी एमसीआई में। तो वो कमी क्या थी? पहली कमी क्या थी कि इट वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड बॉडी, हाईली सेंट्रलाइज्ड, इसमें सारा चीज यही देखता था, मतलब कि लाइसेंस देने का भी काम यही देखता था, है ना, और साथ में तुमको एथिक्स का और स्टैंडर्ड का काम भी यही देखता था। तो इसमें एक अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। कल को मैंने मान लो 3 कॉलेज को लाइसेंस दे दिया कि भाई मैं ये 3 कॉलेज जो है यहाँ पे प्रैक्टिस, यहाँ पे आप हॉस्पिटल आप इसको बना सकते हो, यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट बैठ सकता है, और कल को उसका स्टैंडर्ड गड़बड़ हुआ तो मैं अपने आप को क्यों प्रॉब्लम में डालूंगा, जब मैंने ही लाइसेंस दिया है। तो इसमें एक अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता था इसके फंक्शंस में। दूसरा प्रॉब्लम क्या था इसमें कि चारों फंक्शन एक ही बॉडी देखती थी, स्टैंडर्डाइजेशन भी करना, असेसमेंट भी करना, एथिक्स भी इंश्योर करना, रजिस्ट्रेशन भी करना मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का, लाइसेंस भी देना। तो इट वाज ओवर सेंट्रलाइज्ड इन इट्स वर्क। तीसरा प्रॉब्लम क्या था कि इट्स फंक्शनिंग वाज क्वाइट ओपेक। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस में तुमको क्लोज्ड इलेक्शंस होते थे, बाहर पता भी नहीं चलता था किसको चुन लिया गया, तो उसमें काफी सारे करप्शन की भी चीजें, ये सारी चीजें होती थी। चौथा प्रॉब्लम क्या था इसमें यार, कि ये आपको इसका फंक्शनिंग थोड़ा सा आपको स्लो था। स्लो फंक्शनिंग इसलिए था बिकॉज जो इसके चेयरमैन थे आपको, या जो एमसीआई के जो आपको हेड थे, इनको हटाने के लिए आपको कोर्ट के माध्यम से जाना पड़ता था, कोर्ट के माध्यम से जाना पड़ता था। तो इनको डर नहीं था, डेटरेंस नहीं था, इनको पता था कि भाई कोई नहीं, प्रोसीडिंग चलती रहेगी। और जनरली बहुत कम केसेस ऐसे हुए हैं कि आपको एमसीआई के डायरेक्टर को आपको रिमूव किया गया हो बिकॉज ऑफ इनफिशियंसी इन वर्क, है ना। पांचवा क्या था कि इसमें एमसीए के जो डायरेक्टर थे यार, ये दोबारा रीअपॉइंट हो जाते थे, तो क्लोज ग्रुप में ये बार बार चुनाव कर रहे हैं आपस में ही, एक गया फिर दूसरा आया, दूसरा गया फिर तीसरा आया। तो ये सब इसके साथ प्रॉब्लम थी। और सिक्स क्या था, डेफिनेटली चार्जेस ऑफ करप्शन। कैसा करप्शन? ऐसा करप्शन भाई कि मैंने एक तुमको कॉलेज खोल दिया, ना वहाँ पे बेड है, ना वहाँ पे डॉक्टर है, ना वहाँ पे स्टाफ है, ना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैंने एमसीए के ऑफिशियल को पैसा खिला दिया और वो उन्होंने लाइसेंस दे दिया कि हाँ अब आप ये मेडिकल कॉलेज आपका फंक्शनल है, आप इसको कॉलेज एडमिशन ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज इंडिया में खुले जहाँ पे आपको डॉक्टर्स नहीं थे, फैसिलिटीज नहीं थी, पेशेंट्स को रेंट पे बुलाया जाता था। जब इंस्पेक्शन होता था एमसीआई का, तो पेशेंट को बुलाते थे पैसा देके, 500-500 रुपए एक मरीज को देके। तो करप्शन था इसमें, करप्शन से ये सब तुमको परमिशन ये सब दे देते थे, लाइसेंसिंग कर देते। तो इन सब से डील करने के लिए बनाया गया नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन एक 25 मेंबर की बॉडी होगी, जो कि एक तुमको अपॉइंटेड बॉडी, ध्यान रखना इसमें ना, इसका हेड अपॉइंटेड है, मतलब इसका जो हेड रहेगा उसको अपॉइंट किया जाएगा। कौन अपॉइंट करेगा? केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी, इसके हेड को, नेशनल मेडिकल कमीशन के। वो होगा डॉक्टर ही, लेकिन इसमें आपको नॉन डॉक्टर्स भी हैं, जैसे आपको इसमें आपको डीजीएचएस वाले लोग भी रहेंगे, आईसीएमआर के साइंटिस्ट भी रहेंगे, ताकि एक होलिस्टिक पॉलिसी बनाई जा सके। पॉलिसी जितनी आपको इंक्लूसिव होगी उतना अच्छा उसका रिजल्ट होगा। तो पहला इसमें चेंज किया कि इट हैज अ सेलेक्टेड हेड, नॉट इलेक्टेड हेड, जिसको गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी, तो मेरिट का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा क्या है कि एनएमसी का काम क्या है, ये ब्रॉड पॉलिसीज बनाएगा आपको, मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड, मेडिकल करिकुलम से रिलेटेड, है ना। उसके बाद एमसीआई जो है 50% फीस जो है मेडिकल कॉलेज का ये फिक्स करेगा, प्राइवेट कॉलेज का। और प्राइवेट कॉलेज जो है वो पहले आपको, जब मेरा समय था, मेरे समय पे क्या होता था कि अच्छा खासा कैपेसिटी पे चार्जेस लेते थे, जिसको हम डोनेशन के नाम से जानते थे। तो एक मेडिकल कॉलेज की सीट 60 से 70 लाख रुपए में बिकती थी ग्रेजुएशन करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए। अब एनएमसी बोलेगा कि नहीं, 50% सीट का फिक्स, 50% सीट का जो फीस होगा वो मैं फिक्स करूंगा, और बाकी 50 का आपको देखना पड़ेगा। एक तरह से कुछ हद तक कैपिंग हुई ना इसमें प्राइस में, तो थोड़ा और इंक्लूसिव बना मेडिकल एजुकेशन। चौथा इसमें क्या है कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, इसके चेयरमैन को या इसके हेड को जो है गवर्नमेंट डायरेक्ट हटा सकती है। तो इसमें एक तुमको डिटरेंस भी रहेगा उसमें कि नहीं, मुझे अच्छे से काम करना, अदरवाइज मुझे हटा दिया जाएगा। पांचवा क्या नेशनल मेडिकल कमीशन में, कि इसमें रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। तो ये ऐसा नहीं कि क्रोनिकली एक बंदा बार बार बनता जा रहा है ना, उसमें रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। अगर जब आप रिटायर कर जाओगे उसके बाद आपको कूलिंग ऑफ पीरियड भी देना है, कंपलसरी है कूल ऑफ पीरियड, कि ऐसा ना हो कि आप पॉलिटिकल मोटिव से आप किसी जगह किसी को फेवर करो या डिसफेवर करो। तो ये हो गया काम नेशनल मेडिकल कमीशन का। स्टेट्स ने कहा यार कि देखो स्टेट सब्जेक्ट हेल्थ, हमें भी तो इसमें से दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके लिए हम एक स्टेट एडवाइजरी काउंसिल बना देंगे, मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल। इसमें स्टेट्स वाले अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, और ये एडवाइजरी बॉडी होगी, ये एडवाइस करेगी एनएमसी को कि देखिए ऐसे ऐसे स्टेट में प्रॉब्लम है, ऐसी पॉलिसीज आप बनाइए।
अब इसमें ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बताया कि एमसीआई में एक ही बॉडी सारा काम करती थी, असेसमेंट भी करती थी, रेटिंग भी करती थी, एथिक्स भी इंश्योर करती थी, लाइसेंस भी देती थी, करिकुलम भी डिसाइड करती थी। यहाँ पे कैसा है कि करिकुलम फीस वाला काम एनएमसी करेगा और इसके अंडर 4 बोर्ड बना दिए हैं। वो बोर्ड कैसे, ऑटोनोमस बोर्ड है, वो अलग अलग बोर्ड है। एक बोर्ड का नाम है यूजीएमईआर, मतलब यूजी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, वो अंडर ग्रेजुएट का पूरा पढ़ाई वढ़ाई का देखता है। एक है तुमको पीजीएमई, पीजी वाला बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड। एक बोर्ड का नाम है तुमको एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्री वाला काम, वो एथिक्स इंश्योर करेगा और मेडिकल रजिस्टर मेंटेन करेगा सारे एलिजिबल डॉक्टर्स का, हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर्स का, जो तुमको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है। और चौथा उसका नाम है मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड। ये असेस करेगा बीच बीच में कि भाई क्या कंप्लायंस हो रहा है स्टैंडर्ड से। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई हॉस्पिटल अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा है, इन स्टैंडर्ड्स को जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स हैं, या फिर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर ऐसा है तो उसका लाइसेंस ये लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 वर्टिकल बोर्ड्स हैं। ये 4 वर्टिकल बोर्ड अलग अलग हैं, ऑटोनोमस है, और इनके ऊपर कौन है, इनके ऊपर है आपको एनएमसी। तो ये इसका स्ट्रक्चर, ये इसका मैंडेट है। इसमें चैलेंजेस क्या है, पहला इसमें ये चैलेंज है कि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है हेल्थ, और इस स्टेट में इसके स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कंपैरेटिवली कम है। दूसरा इसमें ये चैलेंज है कि प्राइवेट कॉलेज की इन्होंने फीस पे कैप लगा दिया है। तो कुछ लोगों का कहना क्रिटिक था कि इससे प्राइवेट कॉलेज वाले जो हैं पार्टिसिपेट कम से कम करेंगे, ज्यादा प्राइवेट कॉलेज वाले नहीं आएंगे इस पूरे सिस्टम में। तो उससे हो सकता है कि गवर्नमेंट अकेले तो दे नहीं सकती सबको मेडिकल एजुकेशन, तो उनकी एंट्री इसमें कम होगी। ये इसमें दूसरा एक इसमें चैलेंज है। तीसरा चैलेंज है यार कि कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स की बात करता है ये सीएचपी। सीएचपी क्या है, अब डॉक्टर्स गांव में नहीं जा रहे काम करने के लिए, और आपको पता है कि प्राइमरी हेल्थ जो है सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ का सिस्टम होता है। अगर आप अर्ली डायग्नोसिस करोगे तो कोई भी पेशेंट जो है बच सकता है। तो ये एक डेफिनेट एक कैडर क्रिएट करेंगे मिड लेवल प्रैक्टिशनर्स की, मिड लेवल प्रैक्टिशनर्स जो कि तुमको एएनएम से और मल्टीपर्पज वर्कर से तो ऊपर है, लेकिन डॉक्टर से नीचे है। मतलब कि एक बेसिक तुमको ये डायग्नोसिस का काम करेंगे। नॉर्मल जो इलनेसेस होते हैं, डायरिया वायरिया होता है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, और जहां इनको नहीं समझ में आएगा उसको ये ऊपर डॉक्टर को रेफर कर सकते हैं। तो आप एक समझ रहे हो, ये बहुत अच्छा एक तरीका ब्रिज करने का, जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो का जो प्रॉब्लम है उसको ब्रिज करने का। अब इसका क्रिटिसिज्म ये था कि इसका ये क्रिटिसिज्म था कि भाई सीएचपी जो है, आप 5.5 साल पढ़ाई करके डॉक्टर बन रहे हो, और ये जो है आप इसको ब्रिज कोर्स करा के डॉक्टर बना दे रहे हो, या 6 महीने 8 महीने की ट्रेनिंग देकर डॉक्टर बना दे रहे हो। अब कल को इतना अच्छा हमारे एनफोर्समेंट नहीं है कि हम ये इंश्योर करें कि ये लोग जो डॉक्टर जो सीएचपीज हैं ये सिर्फ बेसिक दवाइयां ही दे रहे हैं। कल को पेशेंट आया इनके पास, हायर एंटीबायोटिक दे दिया पेशेंट को, उसे या मर गया पेशेंट, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया पेशेंट को, या फिर आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है क्योंकि आप उल्टी सीधी दवाइयां दोगे, प्रॉपर डोजेस नहीं दोगे, प्रॉपर शेड्यूल पे नहीं दोगे, तो उससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये एक कहना था डॉक्टर्स का कि भाई ऐसे आप एक कैडर को क्यों बना रहे हो जो कि आधा जानकारी वाले हैं, समझ रहे हो। तो ये इनका कंसर्न था। तो ये हमारा एनएमसी हो गया। एनएमसी भी टॉपिक हमने डिटेल में देख लिया। अब अब हम एक दो छोटे टॉपिक और देखेंगे, मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। मेंटल हेल्थ क्या होता है, डिफिनेशन मैंने बता दिया है। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एबिलिटी टू कोप अप विद द डेली स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ एंड एबिलिटी टू अचीव देयर ओन या फुल पोटेंशियल। ये होता है आपको मेंटल हेल्थ का डिफिनेशन डब्ल्यूएचओ के अनुसार। अब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्यों है, प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ ये है, इसका पहला रीजन है स्टिग्मेटाइजेशन। आपको सर्दी जुकाम हो गया, आप तुरंत गए डॉक्टर के पास कूद के, लेकिन आपको डिप्रेशन हुआ, आपको एंजाइटी हुई, आपको मूड डिसऑर्डर हुआ, तो आप इस बात से डरते हो कि यार मुझे जो सोशल सोसाइटी जो है वो लेबल कर देगा कि ये पागल हो गया है, मैनियक हो गया है ना। तो उस केस में आप जाते नहीं हो डॉक्टर के पास, ये स्टिग्मेटाइजेशन। दूसरा इसमें क्या कंसेप्ट है कि मेंटल हेल्थ भी एक स्पेक्ट्रम, एक ऑर्डर में बढ़ते हैं, माइल्ड होगा, फिर मॉडरेट होगा, फिर सीवियर होगा। तो आपने माइल्ड केसेस में डॉक्टर को दिखाया नहीं, मॉडरेट में डॉक्टर को दिखाया नहीं, बिल्कुल पागल ही हो गए, फिर आपको घर वाले उठा के लेके कि चलो भाई इसको सिजोफ्रेनिया हो गया, डॉक्टर के पास लेकर जाना। अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस की कमी होना, स्टिग्मेटाइजेशन होना। थर्ड है कि जाओगे तो कहाँ जाओगे, प्रॉब्लम क्या है कि आपके इतने बड़े देश में केवल 10,000 साइकेट्रिस्ट हैं। कितने, सिर्फ 10,000। तो 10,000 साइकेट्रिस्ट कैसे ध्यान रखेंगे तो 1.3 बिलियन पीपल का, तो शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है ना। चौथा क्या है कि आपके पास साइकोलॉजिकल काउंसलर्स भी बहुत कम है, 25-30 हजार के आसपास साइकोलॉजिकल काउंसलर पूरे देश में आपके मेट्रो सिटीज में है। आप देखोगे अर्बन सिटीज में लोग जाते हैं काउंसलर्स के पास, गांव में ये कंसेप्ट ही नहीं है। गांव में अलग ही कंसेप्ट है, रूरल इंडिया में। तो हमें हेल्थ को बेसिकली इक्विटेबल बनाना है, रूरल इंडिया तक ले जाना, सबके पास ले जाना। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, मैन पावर पे काम करना पड़ेगा, स्टिग्मेटाइजेशन पे काम करना पड़ेगा। कैसे काम करिएगा, सबसे पहले क्या काम करिएगा कि अवेयरनेस बढ़ाइए लोगों के अंदर, पहला। दूसरा क्या कि ब्रांड एम्बेसडर, जैसे आपको दीपिका पादुकोण भी शायद डिप्रेशन में कुछ दिनों पहले चली गई थी, तो उन्होंने आके अपने अपनी बातों को रखा, उससे बहुत सारे लोगों को बल मिला कि हाँ अगर ये हो सकती है इस तरह से, तो हमें भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो पीपल गेन कॉन्फिडेंस इन सच थिंग्स।
कोई यूपीएससी का टॉपर है, उसने आकर बताया कि यार इट इज वेरी नॉर्मल टू बी डिप्रेस्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो आपको भी बहुत इससे बल मिलेगा, आपको भी लगेगा हाँ, हम सब लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं पढ़ाई के समय यार, सबको परेशानी होती है, इतना सारा कोर्स है नहीं हो रहा कंप्लीट, क्या करे क्या करे। उसमें बहुत लोगों को डिप्रेशन भी होता है, पर वो डिड नॉट सीक हेल्प बिकॉज ऑफ स्टिग्मेटेशन एंड सोशल फैक्टर्स। तो अगर कोई रोल मॉडल्स आते हैं, या आपको लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं आपके, या फिर जिनको भी आप मानते हो, वो अगर आके इसके बारे में बोले, तो आप इससे यू गेट स्ट्रेंथ टू डिस्कस योर प्रॉब्लम। तीसरा इसमें ये सारी दिक्कत है कि हमें इसमें स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा, मैन पावर बढ़ाना होगा, ये सारी चीजें करनी होगी। चौथा क्या है कि आपको जब कोई भी क्वेश्चन में फंस जाओ ना, ऐसे सोशल प्रॉब्लम, तो उसको बोल दो कि लेट इट बी ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का पार्ट बना दो, बचपन से ही पढ़ाओ बच्चों को यार कि मेंटल हेल्थ की भी समस्या होती है, जैसे सर्दी खांसी में जाते हो डॉक्टर के पास, उसी तरह मेंटल हेल्थ में जाओ साइकियाट्रिस्ट के पास। तो इससे एक जो स्टिग्मा है वो इस चीज के अराउंड वो दूर होगा। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें लैक ऑफ एनोनिमिटी होता है। एनोनिमिटी आपने देख लिया किसी को कि साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा, पूरे गांव में हल्ला होगा कि देखो देखो ये तो पागल हो गया, डॉक्टर के पास गया था दिमाग के। तो आप अगर टेली मेडिसिन को प्रमोट करते हो, जिसको हम टेली साइकेट्री भी कहते हैं, तो उस केस में आप फोन पे डॉक्टर से काफी कुछ बात कर सकते हो, वीडियो कंसल्टेशन से उसको अपने सिम्टम्स बता सकते हो कि रात में नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रहा है, हमेशा ऐसा लग रहा है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, चार चार लोगों की आवाज मुझे सुनाई पड़ी, तो डॉक्टर बताएंगे कि देखो तुम्हें ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, ये दवाई खाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो टेलीसाइकेट्री कैन बी ए गेम चेंजर इन दिस। ठीक है, तो ये मेंटल हेल्थ को हमने शॉर्ट में देख लिया। अब एक और छोटा सा हम टॉपिक देखते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज वन ऑफ द टॉप 10। अच्छा, एक डेटा याद रखना मेंटल हेल्थ में कि WHO के अनुसार 7 में से एक इंडियन को, मतलब कि 15%, लगभग 4.5 तो 14% के आसपास इंडियंस जो हैं उनको दे हैव सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड मॉडरेट टू सीवियर। तो 7 में से एक बंदे का दिमाग हिल चुका है ना, किसी न किसी रीजन से। क्यों हिला है, रीजन आपको पता है? पहला रीजन इसमें क्या हो सकता है? फैमिलियर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रोकन फैमिली हो सकता है, आपको आपको फैमिली में आपको लैक ऑफ केयर, लैक ऑफ सपोर्ट। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? पीयर ग्रुप्स में आपको एक दौड़ है, ऑब्जेक्टिफिकेशन, कमोडिफिकेशन, मटेरियलिज्म, इंटेंस कंपटीशन, है ना, रैपिड सेटिस्फैक्शन कि नहीं एकदम बिल्कुल मैं वो टॉप कर गया तो मेरे को भी टॉप करना ही है, उसके लिए बिल्कुल पागल हो रखे हैं। ये सब इसके कॉजेज हैं। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट कॉज है ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ड्रग एब्यूज से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से ड्रग अब्यूज में आदमी अपने आप को रिफ्यूज सीक करता है, वो ड्रग्स लेता है। तो ड्रग्स लेने से आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगी, और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से आप ड्रग्स में रिफ्यूज सीक करोगे। तो ये सब इसके कॉजेज हो गए, इसके रीजंस हमने देख लिए, क्या कर सकते हैं ये भी हमने देख लिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल इमर्जिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स बताया गया है WHO के द्वारा। अब होता क्या है कि हर दवा का काम करने का एक तरीका होता है, एक मोड ऑफ एक्शन होता है, उसका एक थेरापेटिक कंसंट्रेशन होता है, थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन। उस कंसंट्रेशन को जब मिलता है तभी वो किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस या किसी फंगस पे काम करता है। अब अगर आपने इस दवा को प्रॉपर तरीके से नहीं लिया, सेल्फ मेडिकेशन किया आपने, ओवर द काउंटर आपने जाके दवा लिया, सर दर्द की दवा मांगने के वो पकड़ा दिया दवा का दुकान वाला, स्टीरॉइड दे दिया, एंटीबायोटिक दे दिया। एक एंटीबायोटिक का कोर्स मान लो 5 दिन का, उसने आपको कहा कि 2 दिन खा के बंद कर देना, आपने बंद कर दिया। तो इन चीजों से क्या होता है, बैक्टीरिया जो है उसमें ऐसी कैपेसिटीज आ जाती हैं या किसी भी पैथोजन में कि वो इन एंटी माइक्रोबियल्स के एक्शन से अपने आप को बचा ले। और जब वो बचा लेगा, यही हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टू व्हाट? एंटी माइक्रोबियल एक्शन। यही होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप सोचो कि एक बंदा है, 20 साल 50 साल बीत गए, और 50 साल बाद ये बहुत प्रॉब्लम सीरियस हो जाता है। साइकिल चला रहा, चलाते चलाते साइकिल गिर गया, पैर पे उसके खरोच आ गया, 10-15 बैक्टीरिया उसमें चिपक गए। अब कोई ऐसा एंटीबायोटिक ही नहीं जो उस बैक्टीरिया को मार सके, वो सिंपल से एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाएगी, सेप्सिस हो जाएगा उसकी बॉडी में, जगह जगह बैक्टीरियल सीडिंग हो जाएगी, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। तो इट इज अ बिग प्रॉब्लम। बस ये है कि अभी हम इस पे ध्यान कम दे रहे हैं, हमें इस पे ध्यान ज्यादा से ज्यादा देना होगा। इसके कॉजेज क्या है? पहला कॉज है सेल्फ मेडिकेशन। सेकंड कॉज है इसका ओवर द काउंटर यूज ऑफ ड्रग्स। ओवर द काउंटर यूज ऑफ ड्रग्स, फार्मासिस्ट डिस्पेलिंग ड्रग्स। फार्मासिस्ट जब दवा देगा उसको जानकारी पूरी नहीं है प्रॉपर कोर्स की, प्रॉपर डोजेस की, प्रॉपर शेड्यूल की, इस तरह से आप अगर एंटीबायोटिक्स लोगे तो उससे होगा। थर्ड रीजन क्या है कि एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में आपको कोलिस्टीन और ऐसे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो पोल्ट्री फार्म्स इन सब में, है ना। जैसे आपको चिकन विकन में भी ग्रोथ प्रमोशन के लिए देते हैं, गाय वाय में भी देते हैं कि उसमें मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े। तो इन सब से भी जो बैक्टीरिया है उसका जो तुमको म्यूटेशन है वो जंप कर जाता है एक से दूसरे बैक्टीरिया में। ये हालत है कि एक तुमको न्यू दिल्ली मेटालोप्रोटीज नाम का एक तुमको जीन होता है NDM1। ये दिल्ली में पाया गया था एक नाले में बैक्टीरिया में,
और यही जीन आपको एंटार्क्टिका में भी पाया गया। तो सोचो कोई बैक्टीरिया घूमते 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 कहाँ से कहाँ पहुंच गया। एक वायरस आपका वुहान से आ गया ना, विश्व की जगह जगह पहुंच गया, वैसे ही बैक्टीरिया जो है म्यूटेटेड अगर फैल गया जगह जगह विश्व में, तो दैट कैन कॉज अ प्रॉब्लम। चौथा क्या है कि लैक ऑफ कंप्लायंस हो गया ड्रग्स का, जो मैंने बता रखा है। जैसे पब्लिक गैदरिंग्स होती है, कुंभ का मेला, ये सब हो गया, आप रिवर में बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, वहां से भी आपको जो है म्यूटेंट बैक्टीरिया एक बंदे से दूसरे बंदे में जा सकता है। इसकी ये हो गया, ये इसके रीजंस क्या है, इसके लिए किया क्या जा रहा है। इसके लिए हमारे रेड लाइन कैंपेन लॉन्च किया गया WHO के द्वारा। अवेयर पढ़ा होगा आपने, अवेयर ये एक्सेस वाला एक अवेयर स्कीम लाया गया। इसके लिए एक सर्विलेंस सिस्टम बनाया गया है। सर्विलेंस सिस्टम क्या करेगा, सर्विलेंस सिस्टम ये करेगा कि मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको मैंने एक एंटीबायोटिक दिया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, 20 दिन बाद वो उस बीमारी से नहीं ठीक हुआ, 10 दिन बाद, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं बताऊं हेल्थ अथॉरिटीज को कि देखो ये दवा मैंने इस बंदे को दिया, पर इस पे ये दवा काम नहीं की। दवा काम नहीं की मतलब कि ही हैज डेवलप्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर मेडिसिन। तो ये यही होता है सर्विलेंस। सर्विलेंस में फिर ये जाएगा अथॉरिटीज के पास, अथॉरिटीज के पास जाएगा, वो इस पे स्टडी करेंगे, फिर वो कहेंगे हाँ ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है अब इस बैक्टीरिया पे काम नहीं कर रहा है। आपने पढ़ा होगा ट्यूबरकुलोसिस में MDR TB XDR TB। तो इसके सर्विलेंस को बहुत स्ट्रेंथन करना होगा। इसके अलावा हमें लैब्स को स्ट्रेंथन करना होगा। अगर आपके PHC पे लैब है तभी तो वहाँ पे डॉक्टर इस चीज को स्टडी कर पाएगा कि हाँ यार ये बैक्टीरिया इस बीमारी इस दवा से इम्पैक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। जिसे हम कहते हैं कल्चर सेंसिटिविटी। कल्चर सेंसिटिविटी है ना। तो कल्चर सेंसिटिविटी के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, लैब फैसिलिटीज होनी चाहिए, तभी तो आप इसको रेगुलेट कर पाओगे। उसके अलावा क्या करोगे, पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करोगे कि भाई जो तुम अपनी मर्जी से दवा खा रहे हो, तुमको लग रहा है कुछ नहीं होगा। आप खुद ही नोटिस करो, किया होगा आप सब लोगों ने भी, कि बहुत सारी बेसिक एंटीबायोटिक जो थी वो हम पे काम नहीं करती हैं, बिकॉज इनडिस्क्रिमिनेटली हमने उन दवाइयों को यूज किया है ना। और सिक्स क्या है कि इंश्योर कंप्लायंस फ्रॉम द पार्ट ऑफ द डॉक्टर। अब ट्यूबरकुलोसिस की दवा मान लो 9 महीने चलनी है, वो 4 महीने में बंद करा दिया डॉक्टर ने प्राइवेट क्लिनिक्स में। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, लेकिन प्राइवेट में करा दिया बंद। तो इससे भी आपको इनकम्प्लीट डोजेस से आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इमर्ज हो सकता है। ज्यादा हो गया, No, sir. समझ में आ रही चीजें। नहीं सर। Yes, यस sir. सर। चल एक दो टॉपिक और देखते हैं। एक हम टॉपिक देखते हैं जूनोसिस, ना सही जूनोसिस। बेसिकली ऐसे में आएगा ना काम, ये टॉपिक सारे। नहीं यार, ये GS में भी आ सकता है। ये सारे जीएस। टॉपिक्स जो हैं बिल्कुल GS2 में आ सकता है, और GS3 में भी आ सकता है, साइंस एंड टेक में। ओके। हाँ, और ऐसे में तो आ मुझे ही लगा सकता है। मतलब बेसिकली ऐसे नैनोटेक दे रखा है, बायोटेक दे रखा है। नहीं, इस पे अलग से करेंगे हम चर्चा। अच्छा ठीक है। समझ में आ रही चीज है ना, मतलब बहुत टेक्निकल यस तो सर। नहीं हो रहा ना। नहीं नहीं नहीं। नीतीश, इज इट ओके। यस सर। जूनोसिस जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम एक और करंट अफेयर्स देख लेंगे। जूनोसिस क्या होता है, ऐसी बीमारी है जो जानवरों से ह्यूमंस में चली जाती है, विच स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, ये जूनोसिस होता है। जूनोसिस बहुत एक इमर्जिंग हेल्थ प्रॉब्लम है, क्योंकि 60% के आसपास डिजीज अभी जो है इन्फेक्शियस डिजीज, दे आर जूनोटिक इन ओरिजिन। इसका बेसिक क्या है, इसका बेसिक है कि आप इसको एनवायरमेंट से लिंक करो। एनवायरमेंट से लिंक करने का मेरा ये मतलब है कि मदर नेचर ने आपको सारे पैथोजेंस को और उनके जो होस्ट होते हैं उनको सेपरेट किया था, जंगलों से सेपरेट किया था। जैसे वाइल्ड एनिमल जो है उनके अपने पैथोजेंस हैं, शहर वाले हैं उनके अपने पैथोजेंस हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने डिफोरेस्टेशन किया, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किया। इन सब चीजों से हमने उस बाउंड्री को डाइल्यूट कर दिया, जो नेचर ने जो बाउंड्री बनाई थी नॉर्मल पैथोजेंस में और वाइल्ड पैथोजेंस में, उस बाउंड्री को हमने डाइल्यूट कर दिया बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन, या फिर हम कह सकते हैं अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो नेचर ने क्या किया, नेचर ने अपने लॉस्ट स्पेस को रिक्लेम किया। कैसे रिक्लेम किया, इसमें कि आप पेंगोलिन्स पकड़ के ले आए जंगल से उठा के, आप बैट वैट जो है उसको पकड़ के खा रहे हो, उसके साथ रिसर्च कर रहे हो। आप वाइल्ड एनिमल्स को उठा कर ले आए, जैसे वाइल्ड फॉक्स, ये सब ले आए। इन सब चीजों से क्या हुआ, उसके बाद आप सबके ब्लड को मिक्स कर रहे हो आपस में, उसी हाथ से आप एक जानवर को काट रहे हो बेच रहे हो, फिर दूसरे जानवर को काट रहे हो बेच रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जितने वायरसेस हैं उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ, इंटरमिक्सिंग हुई जीनोम्स की, और उसके बाद वो म्यूटेट कर गए। और एक दिन ऐसा म्यूटेशन हुआ कि वो म्यूटेशन जो है हमारे लिए लीथल बन गया, इंसान के लिए। पहले भी ऐसा हुआ है, चिड़ियों से आया बर्ड फ्लू, है ना, पिग से आया स्वाइन फ्लू, कैमल से आया मर्स, MERS जिसको बोलते हैं मिडिल रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसी तरह घूमते फिरते एक तुमको कोविड नाम की बीमारी थी, वो भी तुमको जंप कर गई। किससे किससे जंप की अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता, इट इज अंडर स्टडी, बट जानवरों हम हमें जंप कर गई फ्रॉम द एनिमल्स। तो ये तुमको जूनोसिस है। कैसे इसको हम रोक सकते हैं, इसको हम रोकेंगे, उसमें कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ वन हेल्थ। वन हेल्थ मतलब होता है, इट इज अ इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट, इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट, जिसमें आप ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल हेल्थ को, एनवायरमेंट को इंटीग्रेटेड तरीके से डील करते हो।
तो ये आप आंसर में लिख सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्वेश्चन आता है, यू कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ वन हेल्थ। वन हेल्थ आप इसमें डील कर सकते हो। अब हेल्थ में एक ही टॉपिक बचा करंट अफेयर्स में यार, अबॉर्शन वाला। बाकी हमने आई थिंक 8 9 10 टॉपिक तो हमने कवर कर ही लिया आज हेल्थ का। अबॉर्शन में एक टॉपिक हमारा बचता है कि अबॉर्शन में ये हमें ध्यान रखना है कि जो आपको एमटीपी एक्ट है 1971 का, उसको रिसेंटली अमेंड किया गया है। अमेंड क्या किया गया है कि 1971 का एक्ट जो कहता है, वो कहता था कि 20 वीक के बाद आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट टर्मिनेट नहीं करा सकते, आप फीटस को अबॉर्ट नहीं करा सकते हो। वो कहता था 12 वीक्स तक अगर आपको अबॉर्ट कराना तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, 12 से 20 वीक तक अगर आपको इस चीज को कराना है तो आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से परमिशन लेना पड़ेगा। और 20 वीक के बाद आप अबॉर्ट नहीं करा सकते हो। इसलिए नहीं करा सकते हो बिकॉज ऐसा मानते हैं कि उसके बाद आपको फीटस में लाइफ के साइंस आ जाते हैं। अब हमारे यहाँ जो लीगल टर्म है 28 वीक्स है, जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ वायबिलिटी। इसके बाद फीटस अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है। तो 28 वीक के अगर आप बाद बच्चे को कर देते हो टर्मिनेट, तो दैट विल अमाउंट टू मर्डर, दैट विल अमाउंट टू इन्फेंटिसाइड। वेस्ट की कंट्रीज कहते हैं कि 6 वीक्स में ही आपको फिटल एक्टिविटी आ जाती है, हार्ट वार्ट मूवमेंट करने लग जाता है, इसलिए वो 6 वीक को अपना लाइफ मान के लाइफ को वो लाइफ मानते हैं। खैर, हमारा अभी जो नया जो है हमारा अमेंडमेंट क्या हुआ, पहला अमेंडमेंट ये हुआ है कि 12 वीक्स तक एक मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए था। अब इन्होंने कर दिया कि अब 20 वीक तक एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का कंसेंट चाहिए। अगर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से इस बात को लेवल कर दिया कि यस द पर्सन कैन अंडरगो एन अबॉर्शन, a medical termination of pregnancy abortion, तो in that case the person is eligible now। दूसरा इन्होंने ये कहा कि 20 से 24 वीक तक अगर प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है तो उस केस में 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का आपको कंसेंट चाहिए अबॉर्ट कराने के लिए। और इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी ये बताई कि अगर 24 वीक्स के बाद भी अगर आपको जरूरत पड़ सकती है अबॉर्ट कराने की, तो उस केस में यू हैव द ऑप्शन ऑफ मेडिकल बोर्ड्स। मेडिकल बोर्ड क्या होगा, ये स्टेट जो है इसको कंस्टिट्यूट करेगा, इस मेडिकल बोर्ड को। और मेडिकल बोर्ड में आपको एक्सपर्ट्स रहेंगे, जैसे रेडियोलॉजिस्ट रहेगा, गायनेकोलॉजिस्ट रहेंगे जो फीमेल की डॉक्टर होती है, मेडिसिन के एक्सपर्ट्स रहेंगे। और अगर इस मेडिकल बोर्ड ने इस बात को बोला कि यस द फीटस प्रेजेंट इनसाइड द वोम हैज सब्सटेंशियल फीटल एनोमलीज विच इज नॉट कंपैटिबल विद द इंडिपेंडेंट लाइफ, ऐसा अगर बोलता है मेडिकल बोर्ड कि अगर इस बच्चे को जन्म दे भी देते हो तो ये जिंदगी भर एक अच्छा जीवन नहीं लीड कर सकता, ये मेंटली इम्पेयर्ड रहेगा। या फिर अगर मेडिकल बोर्ड बोलता है कि इस बच्चे के बर्थ होने से मदर को ग्रेव मेंटल या फिजिकल हार्म हो सकता है, तो उस केस में भी आप 24 वीक्स के बाद भी अबॉर्शन करा सकते हो। इसका फायदा क्या है, फायदा इसका ये है, पहला फायदा है कि पहले अबॉर्शन सिर्फ मैरिड वुमेन को अलाउड था, अब इन्होंने उसको चेंज करके एनी वुमेन कर दिया है। अब होता क्या था कि कोई अनमैरिड गर्ल है, उसको अबॉर्शन कराना है, वो लीगली आपको नहीं करा सकती थी, तो वो इलीगल तरीके से जाके क्वैक्स के पास जाके अबॉर्शन कराती थी, उससे आपको मेटरनल मोर्टेलिटी बढ़ जाती थी, हेमरेज वेमरेज हो जाता था। दूसरा इसमें एक इन्होंने अच्छा काम किया है कि अब जो नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जो नया रिसर्च हो गया, उस रिसर्च की वजह से आपको आप लेट में भी प्रेगनेंसी को आप अबॉर्ट करा सकते हो, 24 वीक्स के बाद भी आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकते हो। तो इट इज कंपैटिबल विद दैट। इसके निगेटिव में क्या है, एक निगेटिव इसमें ये है कि 24 वीक्स के बाद इसमें आप औरत की ऑटोनॉमी ले रहे हैं, मतलब एक थ्योरी का पॉइंट है, ऐसा बहुत मेरे को जेन्युइन पॉइंट नहीं लगा। और दूसरा इसमें एक तुमको इसमें ये चैलेंज है कि इसमें मेडिकल बोर्ड कितने दिन में डिसीजन लेगा, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। लॉ इज साइलेंट अपॉन दैट। अब 24 वीक में मान लो आई औरत की हमको अबॉर्शन कराना है, मेडिकल बोर्ड के पास गया, और मेडिकल बोर्ड जो है 18 16 15 वीक ले लिया डिसीजन लेने, तब तक बच्चा ही पैदा हो गया। तो मेडिकल बोर्ड के पास एक टाइमलाइन होना चाहिए ना कि इतने समय में इसको डिसीजन लेना है, वो इस चीज में मिसिंग है। थर्ड क्या है कि आजकल ये है कि ट्रांसजेंडर्स भी बहुत तरह के ट्रांसजेंडर होते हैं, एलजीबीटीक्यू भी बहुत तरह के होते हैं, उसमें कुछ ट्रांसजेंडर्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी कर जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, उस पे ये साइलेंट है। तो ये 3 4 चीजों को हमें इसमें ऐड करना होगा, उससे ये और ज्यादा इंक्लूसिव बन जाएगा। तो इस तरह से हमने हेल्थ को ऊपर ऊपर से डेप्थ में नहीं, ऊपर ऊपर से हमने इसका 360 ओवरव्यू देखा। अब आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। No, sir. हमने देखा मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ, हमने देखा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, इट्स प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस, फिर हमने आयुष्मान भारत देखा, उसके प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस वे फॉरवर्ड देखा। फिर हमने देखा कि हेल्थ को फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए, यस नो वे फॉरवर्ड देखा। फिर हमने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन देखा, उसके फायदे देखे, उसके चैलेंजेस देखे, उसका वे फॉरवर्ड देखा।
उसके बाद हमने डिजिटाइजेशन के बारे में देखा, डिजिटल हेल्थ के बारे में देखा। उसके बाद हमने एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में देखा, प्लस माइनस वे फॉरवर्ड। उसके बाद हमने मेंटल हेल्थ के बारे में देखा, कॉजेज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, रीजंस क्या है इसके बढ़ने के, क्या सॉल्यूशन, ये हमने देखा। इसके बाद हमने ज़ूनोसिस को देखा। ये हमने आज टॉपिक डिस्कस किए। इफ यू वांट एनी अदर टॉपिक तो यू कैन टेल मी। आई थिंक इसमें हमने पूरे साल का करंट अफेयर्स भी कवर कर लिया है। अब आप परसों Yes, जब sir. रीडिंग दोगे तो आई डोंट थिंक मच इज लेफ्ट टू बी कवर्ड। आई थिंक मेजॉरिटी एरियाज भी हैव कवर्ड रिगार्डिंग हेल्थ। नितीश, हाउ आर यू डूइंग नाउ? सर बेटर है पहले से। गुड। कितना है प्लेटलेट काउंट? 2,10,000। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। सर इसमें यूपी स्पेसिफिक कुछ स्कीम्स पता रखनी है अगर मान लिया क्वेश्चन आता है। यूपी स्पेसिफिक में यार ये सारी स्कीम से एक उनका ध्यान रखना है कि उनका दस्तक चलता है, दस्तक चलता है जेई के लिए, जापानीज इंकेफेलाइटिस के लिए। ओके दस्तक ओके है ना। दूसरा उनका फैमिली प्लानिंग का एक चलता है ना। फैमिली प्लानिंग का नाम में एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, सूझबूझ शायद उसका नाम है, कि मतलब इसमें ये प्रमोट करते हैं कि आपको कंट्रासेप्शन ये सब जो है ये आपको इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और कंट्रासेप्शन की अवेलेबिलिटी कराते हैं। क्योंकि यूपी का ओके आपको टीएफआर कितना है, 2.7 है टीएफआर यूपी का, और हमारे देश का कितना हो गया है, 2.0 हो गया है एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। इसमें यूपी का एक पॉपुलेशन पॉलिसी पढ़ लेना, वो हेल्थ से रिलेटेड नहीं है हाँ लेकिन एक बार हाँ रीडिंग मार लेना, कुछ डाउट होगा तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। Okay, sir. और यूपी की प्रॉब्लम्स में ध्यान रखना। प्रॉब्लम यूपी क्या है, सेम चिपका देना। पहला कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल 60% बर्डन, कम्युनिकेबल 40% बर्डन। कम्युनिकेबल में बढ़ा हुआ किसका दिखाओगे, सबसे पहले दिखाओगे वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज कहाँ पे होगी, जहाँ पे पानी ज्यादा होता है, जहाँ पे पानी जमा हो तेरा ही जाता है। रीजन। तराई रीजन में दिखा दोगे, मॉस्किटो वॉस्किटो वहाँ ज्यादा होते हैं, मलेरिया वलेरिया वहाँ ज्यादा हो जाता है। दूसरा आपको जो ईस्टर्न पार्ट है आपको, है ना, कुशीनगर हो गया, आपको गोरखपुर हो गया, बस्ती हो गया, इन सब जगहों पे ये राइस का कल्टीवेशन बहुत करते हैं। तो राइस के कल्टीवेशन से तुमको मॉस्किटो जो होता है उसको ब्रीडिंग जापानीज। ग्राउंड मिलता है। दूसरा वो लोग पिग भी वहाँ बहुत लोग रखते हैं, पिग रियरिंग करते हैं। तो पिग जो होता है ये तुमको वायरस के लिए एक तुमको होस्ट की तरह काम करता है। वहाँ पे तुमको जेई हो जाता है, जापानीज इंकेफेलाइटिस, उससे बहुत मोर्टेलिटी होती है यूपी में। थर्ड आप लिख देना टीबी का सबसे ज्यादा बर्डन है यूपी में। फोर्थ आप लिख देना एचआईवी का भी बर्डन यूपी में ज्यादा है ना। ये तो तुम लिख दोगे कम्युनिकेबल डिजीज की कहानी। इसके बाद तुम लिखोगे एमसीएच, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो यूपी का तुमको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 167 के आसपास है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 45 के आसपास है, 45 के आसपास है, ठीक है। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज यूपी में 80% के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये तो हो गया आपको कम्युनिकेबल डिजीज एंड मैटरनल हेल्थ। नॉन कम्युनिकेबल में आप वही कहानी सब में लिखोगे, इंक्रीजिंग केसेस ऑफ हाइपरटेंशन, इंक्रीजिंग केस ऑफ डायबिटीज बिकॉज ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन, चेंजिंग फूड हैबिट्स एक्सेट्रा 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 करके, है ना। उसके बाद आप ये कम्युनिकेबल हो गया, नॉन कम्युनिकेबल और मैटरनल। उसके बाद आप ये और इसमें डाल सकते हो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स में डाल सकते हो। यूपी में भी आप वन ऑफ द लार्जेस्ट है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इन सबका। तो यूपी में हेल्थ रिलेटेड आई थिंक मोटा मोटा यही है। और बाकी सब सेम आप डाल सकते हो स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, सुरक्षित मातृत्व अभियान है, आपको ये है अपना एसएमए है, जननी सुरक्षा। मातृत्व योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, नेशनल हेल्थ मिशन है, आशा है, आईसीडीएस का है, मिड डे मील, सारा आप डाल सकते हो आराम से। ये अच्छा है यूपी का ना यार कि सारे सेम ही है गवर्नमेंट की स्कीम, बिकॉज दोनों में गवर्नमेंट हाँ सेम है। तो ये राइट, सेंट्रल एंड स्टेट। हाँ, कहीं भी स्टक हो जाओ तो कंफर्टेबली आप डाल सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड कि एक बार यूपी का बजट पढ़ लेना यार, है ना, बहुत जरूरी है, Yes, उससे sir. क्वेश्चंस काफी निकल जाएंगे यूपी के, ठीक है। Okay, sir. फिर ऑल द बेस्ट। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो ग्रुप पे डाल दीजिएगा, चलिए आंसर्स फॉर दैट। और पढ़ाई कैसी चल रही है दोनों की? सर मेरी तो सर अभी थोड़ी ढीली हो गई थी बीच में, अब कोई बात वापस पिक करेंगे। नहीं, हो जाएगा, है ना। अच्छा हो जाएगा। एंड हाउ इज योर, सुना ना तुम्हारी कैसी चली पढ़ाई? ऑप्शनल वी आर गिविंग मोर टाइम ना। Yes, मैंने ऑप्शनल किया नहीं था पहले, तो मेरे को उसमें बहुत टाइम लग रहा है, मेरा थोड़ा